तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली कोमा से बाहर निकल चुका था, जिसको देखकर रोशी बिल्कुल चौंक गई थी। इस पार्ट की शुरुआत में ली के दिमाग में बार बार पुरानी बातें याद आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका सर बहुत दर्द होता है और वो बिल्कुल तड़पने लगता है। उसे हॉस्पिटल ले जाकर स्कैन करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि बुलेट के लगने से उसके ब्रेन का एक भाग डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से जब भी कुछ खास पुरानी बातें उसको याद आएंगी तो वो इसी तरह दर्द से तड़पेगा। पैनी बॉस को ये बात बताती है और कहती है अब हमें ली का बहुत ध्यान रखना होगा और उसका स्पेशल इलाज करवाना होगा। बॉस भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमें उस फेमस हिप्नोटिस्ट को बुलाना चाहिए, वही इसका ठीक इलाज कर सकता है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों, नेल प्रेस मीट में अनाउंस करता है कि 1 साल पहले डिफेंस इंडस्ट्री में हुए घोटाले में मेरा नाम खराब हो गया था। अब कमबैक के तौर पर मैं आने वाले मेयर इलेक्शन में अपने दामाद यानी जेजे को खड़ा करने वाला हूं, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री के विक्टर की वजह से आर्मी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जेजे ने की है और उसने कई चैरिटेबल फंड्स भी बनाए जिससे लोगों की भलाई हो रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ से सीधे दिखाते हैं जीना को, जो टीवी पर इस प्रेस मीट को देख रही होती है एंड वो एक टीवी चैनल में किसी का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो रही है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि इंटरव्यू में मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। असल में दोस्तों इलेक्शन के पहले जेजे ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए अपॉइंटमेंट दी थी, पर वो नहीं जानता कि जीना उसका इंटरव्यू लेने जा रही है। बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है। दूसरी ओर नेल अपने पुराने पॉलिटिशियन फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वो कहते हैं कि जेजे के पास अब पैसा भी है और इन्फ्लुएंस भी, वो ये इलेक्शन जरूर जीतेगा। इतने में जेजे भाई साहब आ जाते हैं और बड़े शांत स्वभाव की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके खिलाफ और कोई इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा। फिर वो आराम से टीवी स्टूडियो में जाता है जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला है। वहाँ जिना को देखकर तो वो चौंक जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती क्यों, अब मैं एक लॉयर हूँ। जेजे कहता है कि अरे वाह, पर अचानक लॉयर बनने की तुमने सोची कैसे? वो सोची इसलिए ना क्योंकि कुछ लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं एक लॉयर बन गई हूँ, वरना उन पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता ना बिना लॉयर बन के, इसीलिए। जेजे तो फिलहाल इस पावरफुल दर्जे पे है कि उसके हिसाब से उसे लगता है कि ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और वो हंसता है कि ठीक है तुम कोशिश करके देख लो। चलिए अब होता है लाइव इंटरव्यू शुरू। वहाँ पर एक होस्ट होता है जो कहता है कि मिस्टर जेजे, एक लॉयर की हैसियत से ये आपका लास्ट इंटरव्यू होगा शायद, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो आप मेयर बन जाएंगे, इसलिए हमने आपका इंटरव्यू लेने के लिए एक यंग लॉयर को बुलाया है जो कि शायद आपको हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। अब पहले तो जेजे थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए जिना से पूछता है, हाँ एक बात बताओ, लॉयर का प्रोफेशन तुम्हें कैसा लग रहा है? और वो भी जवाब दे देती है और ये देखकर एंड्रयू चौंक जाता है कि ये कब लॉयर बन गई, लेकिन ये खूबसूरत तो अभी उतनी है। 1 साल के बाद भी ये रोमियो सुधरा नहीं लगता है। चलिए यहाँ जिना अपना पहला सवाल पूछती है कि 12 साल पहले एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर और उनकी वाइफ का कत्ल हुआ था और उसी एक्सीडेंट में उनका बेटा अंधा हो गया था। उस वक्त आप लॉयर थे, तो आपको क्या लगता है उनका कत्ल किसने किया था? उस वक्त तो खबर यह थी कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनके हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ऐसा घिनौना काम किया था। उसके बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों इसने तो पहले ही बॉल बाउंसर मार दी। जेजे ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऊपर से लाइव शो भी है, वो बिल्कुल बौखलाया हुआ होता है। पर क्योंकि दोस्तों जेजे तो बात घुमाने में थोड़ा एक्सपर्ट है, वो थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि हाँ असल में डायरेक्टर की पत्नी मेरी पहली वाइफ की बड़ी बहन थी। मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी के लालच में उनका कत्ल करवाया था, पर मेरी पहली वाइफ भी अब जिंदा नहीं है। दोस्तों यहाँ इंटरव्यू के बाद वो जिना को अलग में ले जाकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब पूछकर तुम मुझसे अपने भाई की मौत का बदला लोगी? तुम गलत सोच रही हो कि मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया था। जिना भी दोस्तों उसको कह देती है, ये पट्टी तुम दुनिया को पढ़ाना, मैं तुम्हारी हर चाल को समझती हूँ, तुम्हें मेरे भाई की मौत का जवाब देना पड़ेगा और ली के साथ उसके साथ तुमने जो भी किया उसकी सजा तो तुम पर बाकी अभी, वो तुम जरूर भुगतोगे। जेजे भी कहता है कि धमकी देती हो, तुम ये केस कभी नहीं जीतोगे, समझी? दोस्तों यहाँ जिना उसे बहुत ही इंसल्टिंग शब्द कहकर चले जाती है। चलिए आ जाइए चाइना में पैनी उस हिप्नोटिस्ट से मिलती है जिसे ली के इलाज के लिए बुलाया गया है। वो कहती है कि ली को जिना नाम की लड़की की यादें सता रही है और इसीलिए उसके सर में ऐसा दर्द हो रहा है। अगर आप उसके दिमाग से जिना की यादों को मिटाने में सफल हो गए तो ली इस खौफनाक दर्द से छुटकारा पा लेगा। हिप्नोटिस्ट भी उसकी बात को सच मान लेता है। दोस्तों इसके बाद वो ली को हिप्नोटाइज करता है और पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारे परिवार का क्या हुआ था? ली सब कुछ बताता है। आखिर वो पूछता है कि तुम आखिरी बार खुश कब हुए थे? ली जिना के साथ बिताए हुए दिनों को याद करता है। हिप्नोटिस्ट कहता है कि वही यादें तुम्हें परेशान कर रही है, इसलिए कुछ देर में हम तुम्हारी वो यादें मिटाने वाले हैं। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, पर हाँ तुम्हें जागने में 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब तुम जागोगे तो पूरी तरह ठीक हो चुके होंगे। ये कहकर दोस्तों वो ली की मेमोरी से जिना को पूरी तरह मिटा देता है। यहाँ एंड्रयू चेयरमैन की वाइफ से सवाल करता है कि आप डोडो ग्रुप के लॉयर को निकाल क्यों रही है, वो बढ़िया काम कर रहा है। पर चेयरमैन की वाइफ कहती है कि सुनो मेरी बात, अब इस कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ और मुझे तुमसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहती हूँ वही तुम्हें करना होगा। एंड्रयू भी थोड़ा कर कहता है कि ठीक है, आपका ये खेल बहुत दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि पापा जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे, फिर देखना कौन चेयरमैन है और कौन क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ चेयरमैन की वाइफ बड़ी खतरनाक चाल
चलती है वो अपने पति के सारे वफादार एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही है। इस तरह वो यहाँ पर करना चाहती है अपना कब्जा, इसीलिए वो किसी नए लॉयर को अपॉइंट करने वाली है। और ये बात जब जिना को पता चलती है तो कहाँ वो इस लॉयर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का फैसला करती है, क्योंकि इस तरह वो जेजे की काली करतूतों के बारे में पूरी तरह जान पाएगी और उससे बदला भी ले पाएगी। अब नाथन भाई साहब वो भी अपनी पहचान के किसी लॉयर को कंपनी में काम दिलाने की बात कर रहा होता है, जिसे एंड्रयू सुन लेता है। वो उसको हंसकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे किसी चापलूस लॉयर को अंदर लाने के लिए तुम हमारे लॉयर को बाहर करना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है। वैसे तुम्हें कर क्यों रहे हो? नाथन भी कहता है कि वो इसीलिए बेटा क्योंकि मैं तुम्हें इस कंपनी से पूरी तरह बेदखल करना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूंगा, तुम बस देखते जाओ। चाइना में ली दोस्तों 3 दिन के बाद आंखें खोलता है। उसको देखकर सब बड़े खुश होते हैं। वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आया? तब वो बताते हैं कि तुम चाइना में हो और 1 साल से तुम कोमा में थे। बॉस उसे कहता है कि मैंने सोच लिया था जब तुम्हें होश आएगा तो तुमसे पहले मैं यही पूछूंगा कि तुम मुझे बचाने के लिए बुलेट के रास्ते में क्यों आ गए। ली भी कहता है कि वो मैं नहीं जानता, बस मुझे सूझा कि आपकी जान बचाऊं और मैंने वो कर दिया, सोच समझ कर नहीं कहता। हाँ, बॉस भी कहता है कि वाह रे, बिना सोचे समझे अगर कोई किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच या तो कोई गहरा रिश्ता है या फिर उनके बीच पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होगा। वैसे मैं और तुम लगभग एक ही है। 20 साल पहले मैंने टर्की में अपने परिवार को खो दिया। उस वक्त मैं कार से अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। पासपोर्ट निकालने के लिए मैं एक जगह पर उतरा तो अचानक मेरी कार ब्लास्ट हो गई और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहीं मर गए। तब से मैं बिल्कुल अकेला हूँ और तुम्हारी तरह बिल्कुल। पर पता है मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, क्योंकि उस ब्लास्ट में कुछ नुकीले टुकड़े मेरे सीने पर लग गए, जिसकी वजह से मेरा हार्ट डैमेज हो गया था। उसके बावजूद देखो मैं 20 साल सर्वाइव कर पाया। और देखो ये खुद में एक अजूबा भी है। मेरी एक बात मानोगे तुम? हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। क्या तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहोगे? लेकिन दोस्तों चुप्पी साधता है और बॉस वहाँ से जाने लगता है। तब ली उसको पापा कहकर पुकारता है एंड ये सीन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर, जिसे सुनकर बॉस की खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यहाँ से उनके रस्म के हिसाब से बॉस ली को गोद ले लेता है, यानी अपना बेटा स्वीकार करता है और ली उसे अपना पापा स्वीकार करता है। और पापा बेटे बनते ही बॉस ली को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगला लीडर घोषित कर देता है। दूसरी ओर दोस्तों डोडो ग्रुप में लॉयड्स का होता है इंटरव्यू, जिसमें जिना भी आती है। 1 साल के बाद जिना को देखकर एंड्रयू तो एकदम चौंक कर बैठा होता है। नाथन बड़ा खुश होता है, सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। एंड जब जिना की बारी आती है तो एंड्रयू कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस ना के बराबर है, फिर तुम इस बड़ी कंपनी के लॉयर कैसे बन सकती हो? मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट करता हूँ। पर दोस्तों यहाँ नाथन जिना को सपोर्ट करता है, कहता है इस एंड्रयू की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना प्रेजेंटेशन दो। दोस्तों वैसे भी नाथन से जिना को चिढ़न तो थी, पर फिर भी वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और एंड में वो एंड्रयू से कहती है कि भले ही दूसरों के कंपैरिजन में मैं कम केसेस हैंडल कर पाई हूँ, लेकिन मेरा विनिंग रेट उन सबसे ज्यादा है। लगभग 90% केसेस में मेरी जीत हुई है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कंसीडर करें। एंड्रयू भी उसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि वो 90% केसेस ना छोटे मोटे केसेस रहे होंगे, उनमें जीतकर तुम इतनी बड़ी कंपनी के केसेस को कैसे हैंडल कर पाओगी? सॉरी यू आर रिजेक्टेड कहकर वो चला जाता है। पर नाथन कहता है तुम फिक्र मत करो, इंटरव्यू के अगले राउंड में तुम जरूर पहुंचोगी। दोस्तों जिना उसको इग्नोर करके चले जाती है। अब नाथन का असिस्टेंट पूछता है कि आप इसे कंपनी में लेना क्यों चाहते हैं? तब वो कहता है कि सिर्फ यही तो है जो जेजे को टक्कर दे सकती है। तुमने देखा नहीं टीवी पर कैसे उसने जेजे की नाक कटवा दी थी? जेजे की वजह से मुझे इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हाथ धोना पड़ा और मेरी जगह पर ये एंड्रयू को लेकर आ गया। अब जेजे से बदला लेने के लिए मुझे इसकी मदद की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए इसे डोडो ग्रुप में लाना चाहता हूँ मैं। असिस्टेंट भी कहता है कि मैंने तो उसी दिन कहा था कि जेजे का कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़कर साइन कीजिए, पर आप हैं कि बिना कुछ पढ़े साइन कर गए। नाथन कहता है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। दोस्तों यहाँ पर जिना एंड्रयू को छोड़ने का नाम नहीं लेती। हर जगह जाकर वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और केस डिटेल्स उसको देती है, पर वो भी उसे इग्नोर कर देता है। आखिर जिना उसको रोक कर पूछ ही लेती है तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो तुम? एंड तब एंड्रयू कहता है अच्छा तुमने तो उस दिन कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो तुम? तब जिना कहती है तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे जेजे से बदला लेना है तो उसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ, कहा था ना तुमने, इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा तो 1 साल के बाद तुम्हें ये बात याद आई आज? मैंने कितनी विनती की थी तुमसे कि मुझ पर विश्वास करो, पर नहीं तुमने नहीं किया। दोस्तों कहते कहते वो जिना के करीब आता है और सिर्फ उसका फाइल लेकर चला जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ चेयरमैन फॉरेन में 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद कोरिया लौट आता है। उसका स्वागत करने के लिए एंड्रयू आता है जो अपने पापा को देखकर बड़ा खुश होता है। वो ऑफिस आते हैं तो सभी चेयरमैन के आगे सर झुकाते हैं एंड चेयरमैन की वाइफ नाथन और सिंडी भी झूठे मन से उसका स्वागत करते हैं। नाथन कहता है कि सॉरी पापा मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाया क्योंकि मुझे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। एंड चेयरमैन की वाइफ वो तो अलग ही लेवल की एक्टिंग करती है। अरे आपको पता है मैं हर पल आपको याद करती रहती थी, मैं भी एयरपोर्ट आ जाती लेकिन क्या करूं कंपनी की जिम्मेदारी जो मुझ पर थी इसीलिए बस आ नहीं पाई। चेयरमैन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसकी जगह पर उसकी वाइफ का नाम होता है बोर्ड पर। वो कहता है कि अच्छा लगता है तुम बहुत आगे निकल चुकी हो। उसकी वाइफ कहती है कि और मैं क्या करती बताइए, अपनी कंपनी के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। चेयरमैन तो भड़क जाता है कि तुम दिन रात मेहनत करती थी या मेरे हर वफादार एम्प्लॉय को तुमने डोडो ग्रुप से निकाल दिया है
और उन लोगों को काम पे रख लिया है जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं और कह रही हो कि मैंने दिन रात मेहनत की। देखो इससे पहले मुझे और गुस्सा है, तुम अभी रिजाइन करके निकल जाओ डोडो ग्रुप से। वो भी चिल्लाती है कि मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते, तुम समझे, ये मेरी भी कंपनी है। दोस्तों अब वो अपने आदमियों को बुलाकर कहती है इनकी तबीयत जरा खराब है, इनको अभी घर लेकर जाओ। लेकिन तब चेयरमैन का पीए उन सबको धक्का देकर चेयरमैन के पास आकर कहता है मैं इनको लेकर जाऊंगा, खबरदार किसी ने इनको छुआ दो। चेयरमैन की वाइफ उस पर भी खूब चिल्ला देती है। दूसरी ओर दोस्तों ली रोशी से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा होता है एंड जब रोशी मास्क हटाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर ली पूछता है क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया था क्या? रोशी बड़ी खुश होती है और कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ली कहता है मेरा अंतर्मन को लगता है कि मैंने कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया था, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने किससे प्यार किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे लगता है शायद वो तुम होगी, इसलिए पूछ रहा था क्या मैंने तुमसे प्यार किया था कभी? अब रोशी कहती है क्या ऐसा होने के कोई चांसेस हैं? वो बड़ी आस लेकर ये पूछती है पर ली कहता है नहीं अभी तो कोई चांस नहीं है। रोशी की जरा इंसल्ट हो जाती है। फिर वो पूछती है अच्छा फिर इतने चाव से तुमने पूछा क्यों? नहीं पूछते ना। इस तरह वो उसे बड़े प्यार से डांट भी लगाती है। इतने में पैनी आकर ली से कहती है कि सर बॉस आपको बुला रहे हैं। ली पूछता है सर तुम मुझे अचानक सर क्यों कह रही हो? वो कहती तो और क्या कहूँ मैं आपको, आप मेरे बॉस के बेटे जो बन गए हैं, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। अरे रिस्पेक्ट का मुझे क्या करना, ये कहकर वो बॉस से मिलने चाहता है। तो बॉस पूछता है कि चलो भाई बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या तुम उस जेजे से बदला लेने के लिए वापस कोरिया जाना चाहते हो ना? वो भी कहता है कि हाँ जाना तो चाहता हूँ। जाना चाहते हो ना तो सुनो, कोरिया में मेरा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है शिपिंग का, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए डोडो ग्रुप ने भी अप्लाई किया है। तुम मेरी उस कंपनी को ले लो और डोडो ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके तुम अपना जो रिवेंज लेना चाहते हो ले लो, पर ध्यान रहे तुम्हें शिप का बिजनेस भी संभालना होगा और काम करते हुए तुम्हें अपना पर्सनल रिवेंज भी लेना है। इतना ही नहीं, जेजे ने मुझे भी ब्लूप्रिंट न देकर मुझे धोखा दिया था, इसका भी तुम्हें बदला जरूर लेना है। ली भी कहता है कि ठीक है पापा मैं जरूर करूंगा। दोस्तों अब कोरिया में दिखाते हैं कि मोजो को कुछ गुंडे पीट रहे होते हैं। लगता है मोजो ने किसी से उधार लिया था और वो चुका नहीं पाया, क्योंकि आपको पता ही है उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली एंड वो लोग भी उसको वार्न करते हैं कि बेटा अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें खत्म कर देंगे। उनके जाने के बाद मोजो सड़क पर पड़ा रो रहा होता है एंड तब ये नाथन इसको देखो वहाँ जाकर उसका मजाक उड़ाता है कि अगर तुमने चैंग की साइड लेने के बजाय मुझे सपोर्ट किया होता तो आज तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। चैंग दोस्तों मतलब ली। मोजो कहता है कि मैं मर भी जाऊं ना तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन नाथन अपने घमंड में कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम बड़े नेक हो। खैर तुम्हें भिखारी जैसे हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये लो कुछ पैसे और अच्छे कपड़े पहन लो। ये कहकर वो उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक कर चला जाता है। मोजो दोस्तों गुस्से में सोच लेता है कि मेरी जो ये हालत हुई है ना उससे कई ज्यादा बदतर हालत तुम्हारी होगी, देख लेना। दोस्तों दूसरी ओर ग्रे को दिखाते हैं। ग्रे तो याद है ना आपको, वो कोई मोबाइल फोन सर्विस चलाता है। तब मोजो वहाँ पर जाता है तो पूछता है तुम क्यों आ गए, तुम तो पैसे भी नहीं दे पाओगे? मोजो कहता है कि जब पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा, कहकर वो खाना खाकर चला जाता है। दोस्तों असल में इनकी हालत बहुत ही खराब है और ये बात रोशी और पैनी ली को इन्फॉर्म करती है। अब दूसरी ओर डोडो ग्रुप के होटल को दिखाते हैं, जहां सिंडी को उसका असिस्टेंट बता देता है कि चाइना से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो हमारे होटल में रहने वाले हैं, उन्होंने तो लगभग सारे के सारे कमरे बुक कर लिए हैं। दोस्तों असल में वो ली की बात कर रहा है, पर सिंडी तो ये जानती नहीं। वो कहता है कि मैडम डोडो ग्रुप पहले से घाटे में चल रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस नए बिजनेसमैन के साथ क्लोज हो जाएं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा ही नहीं बल्कि दुनिया भर का इन्फ्लुएंस भी है। अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो सोचो डोडो ग्रुप का कितना फायदा होगा और आपका बड़ा नाम भी हो जाएगा। पर वो कहती है तुमने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, ऊपर से अगर वो बिजनेसमैन बूढ़ा या कोई खड़ूस निकला तो मैं उसके साथ क्लोज कैसे हो सकती हूँ? लेकिन दोस्तों वो कहता है अरे डोडो ग्रुप को ऊपर लाने के लिए आप इतना भी नहीं कर पाएंगी क्या? तब सिंडी भी आधे मन से मान जाती है। दूसरी ओर बेचारे मोजो के पास खाने तक के पैसे नहीं होते शायद, वो हर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ मुफ्त का खाना मिलता है। वहाँ आती है पैनी जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, कहकर वो मोजो को बॉस का कार्ड देकर चले जाती है और उसमें डोडो ग्रुप होटल का पता होता है। यहाँ ग्रे अपनी दुकान पे सो रहा होता है, तभी वहाँ पर रोशी आती है। पहले तो वो उसे भूत समझकर डर जाता है, क्योंकि न्यूज में ये बताया गया था कि ली और रोशी दोनों कार में जलकर मर गए थे। रोशी कहती है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए कल शाम 6 बजे डोडो ग्रुप होटल पहुँच जाना, कहकर वो ग्रे को मारती और तब जाकर उसे होश आता है कि ये रोशी है मेरी फर्स्ट लव। वो बड़ा खुश होता है। अब दोस्तों दूसरी ओर दिखाते हैं तो डोडो ग्रुप होटल में ली लिफ्ट में जा रहा होता है और तब सिंडी उसे क्रॉस करके जाने लग जाती है। असल में वो अपने असिस्टेंट का आइडिया मानकर उस बिजनेसमैन यानी ली को पटाने के लिए आई थी, लेकिन वो नहीं जानती दोस्तों कि ये ली है और असिस्टेंट ने कहा था उस बिजनेसमैन का नाम के है, आप कैसे भी करके उसके साथ एक डिनर अरेंज कर लीजिए, बस इस तरह वो आपके करीब आ जाएगा। यहाँ इनकी सेटिंग तो चल रही होती है तो दूसरी ओर दोस्तों जेजे इलेक्शन कैंपेन में होता है, जहाँ वो दुनिया भर का झूठ बोल रहा होता है कि मैंने सियोल शहर के लिए ये किया वो किया, कोरिया को मैं दुनिया का बेस्ट देश बनाऊंगा, इसलिए मुझे मेरे इलेक्शन में अपना वोट दीजिए। एंड उसके फॉलोअर्स तो उसे खूब चेयर करते हैं। जेजे, किमी, नेल तीनों हाथ पकड़कर अपनी पार्टी का नारा लगाते हैं। तो वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से निकलता है अपना ली, उसके साथ होती है दोस्तों रोशी। उन्हें देखते ही जेजे का चेहरा जैसे लट्टू सा हो जाता है, वो बिल्कुल बौखला जाता है कि ये हर बार जिंदा कैसे बच जाता है। नेल भी चौंक जाता है
लेकिन ली उनको देखकर गला काटने का इशारा करता है। कहता है यानी कि मैं आ गया हूँ तुम्हारा खात्मा करने के लिए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली को एक बार फिर जिंदा देखकर ये जे बौखला गया था। एंड इस पार्ट में बताऊं क्या होता है। सिंडी ली को बिजनेसमैन के समझकर उससे मिलने जाती है, पर उसके आदमी कह देते हैं कि वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है। एंड अब वो गुस्सा हो जाती है कि मेरे ही होटल में रहकर वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, ऐसा कैसे। पर उसका असिस्टेंट उसे शांत करता है कि मैम सब्र का फल मीठा होता है ना, आपको पता है, जरा चुप हो जाइए। एंड यहाँ जे के घर में बिल्कुल सीरियस डिस्कशन चल रहा होता है कि ली दोबारा आ चुका है, न जाने कौन सी मुसीबत खड़ी करेगा हम सब के लिए। पर नेल कहता है कि यहाँ तो पूरा कोरिया अपने हाथ में है, इकलौता ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में जेराड आकर बताता है कि असल में ली पर अब डेविड के कत्ल का केस नहीं है, क्योंकि मरने से पहले पैनी के असिस्टेंट ने ये कबूल कर लिया था कि वही कातिल है। इसलिए ली अब एकदम आजाद है। ये बात याद रखना सभी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है उस बॉस की वजह से जो ली को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें अब बुरे से बुरे दिन के लिए तैयार रहना होगा। अब दोस्तों जे पैनी को कॉल करता है, क्योंकि उसी ने जे से कहा था कि ली मर चुका है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। वहाँ रोशी ली से कहती है कि मुझे पैनी पर शक है। ली कहता है पैनी पर शक? उस पर कभी शक मत करना, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है जो शायद तुम नहीं जानती। रोशी कहती है फिर भी हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, ये उसके फोन की कॉपी है, यानी उसके फोन पे जो भी कॉल आएगा वो इस पर भी आएगा। इससे पता चल जाएगा कि जे उसे कॉल करता है या फिर नहीं। दूसरी ओर मोजो को दिखाते हैं, वो डोडो ग्रुप के होटल में आता है, क्योंकि पैनी ने उसे कार्ड देकर इनवाइट किया था। उसे देखकर सिंडी का असिस्टेंट बताऊं क्या कहता है, यहाँ भिखारी अलाउड नहीं है, निकलो बाहर। और तब पैनी आकर बताती है अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारा गेस्ट है और के से मिलने के लिए आया है। ये कहकर दोस्तों वो मोजो को ली के पास लेकर जाती है। सभी सर झुकाते हैं तो मोजो को लगता है कि शायद के बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि ये सभी इतनी रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं। वो अंदर आता है तो वहाँ ग्रे को देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर तरह तरह के डिशेस रखे होते हैं। पैनी कहती है तुम दोनों बैठकर आराम से खाओ, मेरा बॉस थोड़ी देर में आएगा। ये कहकर वो चली जाती है दोस्तों। तो देखो अब इन दोनों की ना हालत खराब हो जाती है। ये घबराने लग जाते हैं कि कौन है ये के, कहीं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को चुराकर बेचने वाला कोई गैंग तो नहीं है ये। मोजो कहता है कि ऑर्गन्स चुराने वाले ऐसी दावत नहीं देते समझे। एंड इस पर ग्रे तुरंत बैठकर खाने लग जाता है और मोजो के मुंह में भी खाना घुसा देता है कि लो लो तुम भी खाओ, इस क्राइम में शामिल हो जाओ तुम भी। मोजो भी बेचारा कई दिन से भूखा था तो वो दबा के खाने लगता है। अब खाते खाते वो ड्रिंक भी कर लेते हैं और तब आता है ली। दोनों शॉक में होते हैं कि चैंग तुम जिंदा हो क्या। दोस्तों आपको पता है ना, कहीं भूल तो नहीं गए, चैंग ही ली है और ली ही चैंग है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये ली है, इसलिए वो चैंग कह रहे हैं। अब उसे जिंदा देखकर और वो भी इतनी पावरफुल पोजीशन में देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। ग्रे तो कहता है कि यार तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो और हमारे लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम वो जियोंग को भी बुला लेते। दोस्तों जियोंग यानी आपको पता है ना कौन, अरे जिना भाई, कैसे भूल गए आप। अब इसका नाम सुनकर ना पैनी और रोशी दोनों घबराकर ग्रे को बाहर लेकर जाती है और ली से कहती है कि तुम मोजो से बात करो, इसे हम संभाल लेंगी। ली मोजो से कहता है कि मुझे आपके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, ये सब उस जेजे का किया कराया है जिसने न सिर्फ आपको काम से निकलवाया बल्कि वो डोडो ग्रुप को मिटाने जा रहा है। एंड यहाँ मोजो इमोशनल होकर कहता है कि मैंने उस कंपनी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन आखिर मुझे मिला क्या, सिर्फ धोखा। मैं बहुत ही गरीबी हालत में हूँ यार। ली कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ शिप का एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए ये एडवांस रख लीजिए आप। कहकर दोस्तों वो मोजो को एक चेक देता है, उसमें जीरोस को गिनकर मोजो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो 3 मिलियन है। ली कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे आप इससे भी ज्यादा के हकदार हैं, क्योंकि आप जैसा विश्वसनीय और ईमानदार आदमी शायद ही कोई मुझे मिल पाएगा। डोडो ग्रुप ने असल में आपको खो दिया, जिसके लिए वो लोग बहुत पछताएंगे, अब देख लेना। यहाँ मोजो भी रो पड़ता है कि मैं जिंदगी भर इस मदद को नहीं भुला पाऊंगा यार। दूसरी ओर दोस्तों पैनी और रोशी ग्रे को बताती हैं कि ली के सर पर बुलेट लगा था, जिसकी वजह से उसका सर में बहुत दर्द होता है। जियोंग की यादें उसको बहुत परेशान करके रख देती हैं। दोस्तों आपको तो पता है ना कि ली के दिमाग से जिना यानी जियोंग की याद सब निकाल दी थी, याद है ना आपको, इसीलिए ये कह रहे हैं उसको कि उसके सामने इसका नाम मत लेना, जिना का नाम मत लेना। मतलब ये लोग उसे आगे कहते हैं कि अगर उसे जियोंग की याद आ गई तो वो दर्द के मारे तड़प तड़प कर मर भी सकता है। दोस्तों इस तरह दोनों उसका ब्रेन वॉश करती है। अब ये सुनकर उसे भी जियोंग यानी जिना के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में जिना एक रेस्टोरेंट में खा रही होती है और वहाँ पर नाथन पहुँच जाता है। उसको देखते जिना तो इतना इरिटेट होती है कि क्या कहें। नाथन कहता है देखो जे तुम्हारा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका खात्मा कर दें। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर बना दूं, अगर तुम्हें मंजूर है तो आज रात इस बार में आ जाना। कहकर वो एक बार का पता बताता है। उस रात जिना उस बार में जाती है, पर वहाँ दोस्तों ये एंड्रयू है ना, जो ये किसी दूसरे लॉयर से मिलने आया होता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जिना को डोडो ग्रुप में नहीं लेना चाहता। उसे डर है कि अगर जिना डोडो ग्रुप में आ जाएगी तो उसे जेजे से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और खुद अपनी सीईओ की पोजीशन से हाथ धोना पड़ सकता है उसको। लेकिन फिर भी वो जिना को बहुत पसंद करता है, पता है ना आपको। जिना को देखकर वो मीटिंग कैंसिल करके निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नाथन आ जाता है। एंड वो जिना का हाथ पकड़कर कहता है कि अब तुमने मेरी टीम में आने का फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना अकेले में कुछ डिस्कशन किया जाए। कहकर वो जिना को अपने कमरे की चाबी देकर चला जाता है। जिना तो उसे मन ही मन कोसकर वहाँ से जाने वाली होती है कि एंड्रयू उसको पकड़ लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हें उससे क्या, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं।
जब मेरा भाई मरा तो मेरी क्या हालत हुई थी क्या तुम जानते हो? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ अभी। मैंने अब डोडो ग्रुप की लॉयर बनने का फैसला कर लिया है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, समझे? कुछ भी। वह कमरे में नाथन के पर निकल आते हैं और वो जिना के इंतजार में बेड सजाने लग जाता है। तभी डोरबेल बजती है तो वो अंदर से कहता है कि अरे मेरी जान, बेल बजाने की क्या जरूरत है, मैं चाबी तुम्हें देकर आया था ना, जल्दी अंदर आ जाओ। पर अंदर आता है एंड्रयू। वो नाथन को पीटने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी जिना को यहाँ पर बुलाने की। एंड नाथन भी चिल्ला देता है कि अरे तुम इतना क्यों चल रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? दोस्तों दोनों में यहाँ पर खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ से अगला सीन होता है एंड्रयू का। वो बाहर आ जाता है और वो डोर से जिना को देखता है जो अपने भाई की फोटो को देख रही होती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि डोडो ग्रुप को नई लॉयर मिल चुकी, तुम बाकी सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दो। इस तरह वो जिना को लॉयर के तौर पर अपॉइंट करने के लिए मान जाता है। दोस्तों अगले दिन की बात है, सिंडी जॉगिंग कर रही होती है और तब ली और रोशी उसके पास से गुजरते हैं। सिंडी तो उसको देखकर झट से चैंग कहकर बुलाती है। उसको पहले लगता है कि ये चैंग है, नहीं, फिर वो सोचती है कि ये तो मर गया, नहीं, फिर वो कहती है कि चलो इसका पीछा करते हूँ। अब जैसे ही वो उनका पीछा करती है तो ली और रोशी बड़ी तेज भागते हैं। लिफ्ट में ली रोशी से पूछता है कि कहीं मैंने इस लड़की से प्यार तो नहीं किया था कहीं, जो ही मेरे पीछे इस तरह पड़ रखी है, इससे भी मेरी कोई अच्छी जान पहचान थी क्या? रोशी हंसकर कहती है कि हाँ हो भी सकता है, तुम कुछ दिन इसके असिस्टेंट भी रह चुके थे। लगता है दोस्तों ली के दिमाग से इसकी भी यादें चली गई है। यहाँ ऑफिस में सिंडी अपने असिस्टेंट से पूछती है कि उसके बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तो वो एकदम चैंग ही लगा था, पर वो सभी कहते हैं कि हो ही नहीं सकता मैडम, चैंग तो मर चुका। यहाँ ली की टीम जेजे के लिए नया जाल बिछाने का प्लान बनाती है। पैनी को लगातार कॉल आता है तो ली कहता है कि उसे अटेंड कर लो अटेंड, कोई बात नहीं। एंड पैनी भी फोन लेकर अलग जाकर बात करती है। असल में जेजे ने फोन किया था, पर इनके पास तो पैनी के फोन की एक कॉपी है, तो वो उस कॉल को सुनने लग जाते हैं। जेजे पूछता है कि अरे कहाँ मर गई हो तुम, क्या तुम जानती हो कि ली जिंदा है? वो कहती है नहीं, मैं फॉरेन में थी, कुछ दिन पहले लौटी हूँ। फॉरेन में थी, छोड़ो अभी, मेरी बात सुनो, ली जिंदा है। और तुम्हें याद है ना, तुमने उस ब्लूप्रिंट के जरिए चाइना में बिजनेस चलाने में मेरी मदद करने का फैसला किया था और मुझे वादा भी किया था, डील भी साइन की थी तुमने, उसका क्या हुआ? देखो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, तुम जल्दी मेरी जगह पे आ जाओ, कहकर वो कॉल काट देता है। दोस्तों अब पैनी जाने वाली होती है कि अचानक पार्किंग लॉट में ली के आदमी उसको घेर लेते हैं। ली अपने पापा से यानी कि बॉस से बात करता है तो वो कहता है कि देखो बेटा, अपने बिजनेस में सब रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। तभी मोजो पूछता है किस रूल्स की बात कर रहे हो? ली कहता है कि रूल यह है कि गद्दारी का अंजाम होता है मौत, वो मरने वाली है। ये सुनकर तो क्रेग की हालत खराब हो जाती है कि ये चैंग खतरनाक डॉन कब से बन गया। यहाँ से दिखाते हैं कि ली पैनी को शूट करने वाला है। उसका आदमी उसे गन देता है और वो अकेले एक कमरे में जाता है जहाँ पैनी को रखा गया है। तो वो पैनी से पूछता है कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अच्छी तरह जानती थी, है ना? वो कहती है हाँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरा आखिर आ चुका है। ली कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल करना है। उस दिन मुझे शूट करने का तुम्हारा और तुम्हारे असिस्टेंट का प्लान था ना, फिर तुमने बॉस को शूट करने की कोशिश क्यों की? वो कहती मैं तुम्हें शूट कैसे करती बताओ, और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट को शूट कर दिया क्योंकि उसने कार में बॉम्ब सेट कर दिया था। मुझे पहले तुम बहुत अच्छे लगते थे और अब भी लगते हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारे हाथों मेरी मौत होने जा रही है, कहकर दोस्तों वो रोने भी लगती है। अब ली की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब सिर्फ एक गन शॉट सुनाई देता है। ली बाहर निकलता है और अपनी गन एक आदमी को देता है। पैनी को दिखाते हैं जो चेयर के साथ नीचे पड़ी हुई है। ली कहता है कि उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का काम मोजो संभालेगा, अब हमें चलना चाहिए, कहकर वो सभी निकल जाते हैं। एंड मोजो जाकर चेक करता है तो पैनी मरी नहीं, जिंदा होती है। मोजो कहता है कि ली के आदमियों को और खासकर बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि ली ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना रूल्स के अगेंस्ट जाने की वजह से ली की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम कहीं चले जाओ और यहाँ कभी मत आना। पर पैनी कहती है जेजे मुझ पर विश्वास करता है कि मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उसे ज्वाइन करने वाली हूँ और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिले वो मैं तुम्हें बता दूंगी, जिससे ली की मदद हो जाएगी। इस तरह मैं एक डबल एजेंट बनकर काम करूंगी। और कोई रास्ता न पाकर मोजो भी मान जाता है। चलिए जरा चेयरमैन की वाइफ की भी हाल देख लेते हैं क्या है। तो चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के पीए को भी घर से निकल जाने को कह देती है, और वो कहता है मैं चेयरमैन का पीए ही नहीं उसका दोस्त भी हूँ, तुम्हारी दाल मेरे पास नहीं गलेगी। चेयरमैन की वाइफ गुस्सा होकर बाकी नौकरों को बुलाकर कहती है आज से तुम लोग चेयरमैन का कोई काम नहीं करोगे, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके कमरे की सफाई, इस तरह का कोई भी काम तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि वो सारा काम ये पीए करेगा। क्यों पीए, कैसा लगा तुम्हें? आखिर वो चेयरमैन का वफादार नौकर जो ठहरा। इस तरह दोस्तों सारा काम वो पीए के सर पर थोप देती है। फिर वो दवा लेकर चेयरमैन के कमरे में जाकर साइको की तरह चिल्लाती है तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर चुके, अब तुम उम्र भर पड़े रहोगे इस व्हील चेयर में, जिंदगी भर तुम चल फिर नहीं पाओगे और तुम्हारी बेबसी को देखकर मैं खुश होंगी, कहकर वो दबा देती है दोस्तों। लेकिन चेयरमैन को विश्वास है कि उसके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। वो सोच लेता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब देखो मैं कैसी तुम्हारी आरती उतारता हूँ। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी इस पीए की, उसकी हर जरूरत को पूरा करता है, वो उसकी बहुत अच्छी देखभाल भी करता है। चलिए यहाँ जाइए जेजे की तरफ। वो अगली पब्लिक स्पीच की तैयारी कर रहा होता है कि क्या क्या झूठ बोलूं, किस तरह लोगों को टोपी पहनाऊं, ऐसा क्या कहूं जो लोग मेरी बात पर विश्वास करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने में पैनी का कॉल आता है जो बताती है मैं मरते मरते बची हूँ, ली को पता चल गया है कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, पर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल पाई हूँ। जेजे उसको तुरंत घर बुलाता है
एंड वो बताती है ली या उसके किसी भी आदमी ने मुझे देख लिया ना तो मेरी मौत निश्चित है। अब वो लोग पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ली का प्लान क्या है। वो कहती है फिलहाल तो उसने कोई प्लान नहीं बताया, पर मैं उसके एक आदमी को अच्छे से जानती हूँ जो हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। जेजे पूछता है लेकिन तुम ली को खत्म क्यों करना चाहती हो, ऐसा क्या हो गया। कहती है अगर मुझे जिंदा रहना है ना तो उसको खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। तब किमी कहती है तुम डरो मत, इसे अपना ही घर समझो, तुम अपनी चीजें लेकर यहाँ पर आ जाओ। कहकर वो पैनी को दोस्तों भेज देते हैं। लेकिन जेजे बड़ा शातिर कहता है हमें इस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तब नेल कहता है कि सच जानने का एक तरीका है मेरे पास। कहकर वो जिराड को कॉल करता है और पूछता है क्या ये सच है कि ली ने पैनी को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। वो कहता है कि हाँ, मेरे आदमी ने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन सच है। उनके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार इसको मार डालने का ऑर्डर ही दिया गया है। अगर उन लोगों ने उसे कहीं भी देख लिया तो तुरंत शूट कर देंगे। तो ये सुनकर नेल जेजे से कहता है कि हाँ, सच में पैनी की जान खतरे में है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना होगा। अगर इस मुश्किल में हम उसका साथ दे गए तो हमें ली के प्लान के बारे में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। अगले सीन में पैनी बार में बैठी पी रही होती है, तभी वहाँ पर जेजे भी आ जाता है और कहता है तुम इतना क्यों पी रही हो। पैनी कहती है शायद आप ली के बारे में नहीं जानते, वो लगभग मेरी जान ले चुका था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आई हूँ, अब मेरा है कौन, मेरी फिक्र कौन करेगा। इस तरह वो अपना मेलो ड्रामा शुरू करती है। तब जेजे बॉडीगार्ड को इशारा करता है तुम जरा बाहर जाओ। वो भी चला जाता है और तब जेजे उसको दिलासा देने के बहाने उसको टच करता है और कहता है तुम घबराना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर पैनी मन में सोच लेती है कि बेटा अब आया ना तू रास्ते पर। चलिए दूसरी ओर ली की टीम टीवी देख रहे होते हैं जिसमें लॉयर के तौर पर जिना कुछ कह रही होती है। उसको देखकर ली कहता है ये लड़की ठीक रहेगी, इसी के जरिए हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। मोजो चौंक कर कहता है क्या तुम इसको जानते नहीं, यही तो है जियोंग युन जो तुम्हारे साथ डोडो ग्रुप में काम करती थी। दोस्तों वो जियोंग युन का नाम लेता है और तभी अचानक से ली के सर में दर्द होता है बहुत तेज और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी ग्रे कहता है कि सॉरी मोजो, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि हमें किसी भी हालत में ली को जियोंग युन की याद दिलानी ही नहीं चाहिए, यानी दोस्तों जिना की याद, वरना उसकी जान को खतरा है। ली जैसे उसका नाम सुनेगा वो बेहोश हो जाएगा, उसके सर में दर्द होगा बहुत तेज। दूसरी ओर दोस्तों जिना के ऑफिस में कॉल आता है कि जिना को डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर चुन लिया गया है। जॉन और बाकी लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। जिना भी यकीन नहीं कर पाती कि ये कैसे हो गया, असल में एंड्रू ने उसको सिलेक्ट किया था ना। नाथन कहता है कि बेटा जियोंग को डोडो ग्रुप में वापस लाकर तुम पूरी तरह फंस चुके हो। तुम जेजे को सपोर्ट करते हो लेकिन जियोंग जेजे को अपना दुश्मन मानती है और तुम जियोंग से प्यार करते हो। अब तुम ना जेजे की साइड ले पाओगे और ना ही जियोंग की। इस तरह तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। सोच लो कि तुमने खुद अपने सर पर गोबर मल लिया है। कहकर वो आराम से चला जाता है दोस्तों। तो अगले सीन में जिना को ऑफिशियली डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर बना दिया गया है और उसे उसका काम एक्सप्लेन करने के लिए एंडी उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ कुछ दूर पर ली की टीम बैठी होती है और ली उनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सुन नहीं पाता। असल में एंड्रयू उसे बताता है कि चाइना से के नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आया है जो एक शिपिंग प्रोजेक्ट करने वाला है। उसका कॉन्ट्रैक्ट डोडो ग्रुप को मिलना चाहिए और उसके लिए लीगली जो कुछ करना है वो तुम्हें करना होगा। पर जिना कहती है कि मुझे सबसे पहले जेजे के सारे फाइल्स चाहिए। एंड्रयू अब टेंशन में हो जाता है कि वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम यहाँ पर कंपनी के लॉयर बनकर आई हो, ना कि अपना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए। वहाँ दूसरी ओर ली कहता है कि इस एंड्रयू को देखे हुए कितने दिन हो गए पर आज भी ये बिल्कुल पागल ही लगता है मुझे। तब मोजो और ग्रे ली को बताते हैं कि यही वो लॉयर है जिसे तुमने टीवी पर देखा था। उसे लगता है कि उसके भाई का कत्ल जेजे ने किया है, इसलिए वो जेजे को कातिल साबित करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। ली कहता है तो ठीक है, तब तो ये हमारे प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आप उससे मिलकर हमारा प्लान एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। अब मोजो भी जिना से मिलने जाता है। मोजो को देखकर जिना भी शॉक होती है और थोड़ी खुश भी कि सर आप कैसे हैं। वो कहता है हाँ ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है प्लीज। तो अगले सीन में दोनों कार में जा रहे होते हैं और मोजो न जाने जिना को जेजे के बारे में क्या बता रहा है। खैर ये तो आगे पता चलेगा क्या बता रहा है। दूसरी ओर एक सर्वे किया जाता है कि इस इलेक्शन में कौन कितने मार्जिन से जीतेगा या हारेगा। सर्वे में आता है कि जेजे बहुमत से जीतेगा। बस दोस्तों जेजे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। पर नेल कहता है कि बेटा सर्वे से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैदान में उतरकर कैंपेन करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं ये देखना होगा। इसी बीच जिना किमी को कॉल करके कहती है कि सॉरी उस दिन इंटरव्यू में मैंने आपका भी नाम ले लिया था और इंटरव्यू के अंत में मैंने ये भी कह दिया था कि अगला इंटरव्यू आपका होगा, इसलिए क्या आप मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू करेंगी। मैं वादा करती हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए जेजे की वाइफ और नेल की बेटी होने के नाते आप अपनी पार्टी की खूबियां बता पाएंगी। मैं भी आपको सपोर्ट करने वाले सवाल ही पूछूंगी। एंड किमी भी मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके इंटरव्यू देने से इलेक्शन में जेजे की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। कॉल के बाद मोजो बताता है कि उस लाइव इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हें कुछ फोटोज दूंगा जो तुम्हें शो में दिखाना होगा। अब जिना भी कंफ्यूज हो जाती है कि आपको ये सब करने के लिए कह कौन रहा है। वो कहती है कि जो भी आपसे ये सारी चीजें कह रहा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तब मोजो कहता है कि कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम मुझसे जरूर मिलोगी। दूसरी ओर दोस्तों सिंडी के को देखने के लिए बड़ी उतावली होती है और उसके लिए कॉस्टली शैंपेन बोतल भी लेकर आती है।
पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है और सिंडी को देखना तक नहीं चाहता। वो तो भड़क जाती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इंसल्ट करे। अंदर ली कह रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इस लड़की से प्यार कभी किया ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ से दोस्तों उस लाइव टीवी शो को दिखाते हैं जहाँ जिना, किमी और एक होस्ट बैठे होते हैं। किमी तो जेजे और पार्टी के लिए तारीफों का पुल बांधने लगती है कि इस इलेक्शन में हम जीतेंगे तो हम गरीबों को नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हम देश को तरक्की की ओर तेजी से लेकर जाएंगे। फिर दोस्तों जिना व्यूअर से कहती है कि अगर कोई किमी जी से सवाल करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। एंड तब ग्रे कॉल करके कहता है, मेरा एक दोस्त था जो जेल चला गया बेचारा, उस पर इल्जाम लगा था कि उसने ली नाम के एक अमीर और अंधे आदमी की मौसी को मार डाला। दोस्तों ये जेजे की पहली वाइफ थी ना, उसके कत्ल के बारे में कह रहा है जिसे जेजे और किमी ने मिलकर मार डाला था। किमी तो ये सुनकर घबराई जाती है और जिना पूछती है वो केस तो पुराना है, फिलहाल आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तब ग्रे कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसने ली की मौसी का कत्ल किया ही नहीं, किसी और ने किया था। उसने मुझे कुछ फोटोज भी दिए थे, क्या मैं वो फोटोज आपको भेज सकता हूँ जो कत्ल से पहले लिए गए थे। किमी दोस्तों शॉक पे शॉक हो जाती है कि ये कौन से फोटोज भेजने वाला है। वो होस्ट से कहती है कि प्लीज यहाँ पर कट कर दीजिए, और वो कहता है मैडम ये लाइव शो है, कट नहीं कर सकते। दूसरी ओर दोस्तों जेजे बड़े जोश से चुनाव प्रचार में लगा होता है। तब वहाँ पर ली और मोचो आ जाते हैं, लेकिन पहले की तरह इस बार जेजे ली से डरता नहीं। जेजे के ठीक सामने एक बड़ा टीवी होता है जिस पर उस शो में दिखाए गए फोटोज देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें जेजे और किमी के वो इंटीमेट फोटोज होते हैं जब जेजे की पहली वाइफ जिंदा थी और जेजे का किमी के साथ अफेयर था। दोस्तों तो अब लोग लाइव शो पर कॉल करके जेजे के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। जेजे तो एकदम शॉक में खड़ा रह जाता है कि ये क्या हो गया। और यहाँ पर पहली बार दोस्तों कहानी का हीरो यानी ली विलन वाली स्माइल देता है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे का किमी के साथ अफेयर था, वो भी तब जब उसकी पहली वाइफ यानी ली की मौसी जिंदा थी। दोस्तों उस समय की बात है। एंड उस बात को ली कुछ फोटोज के जरिए उस टीवी इंटरव्यू के दौरान टेलीकास्ट करवा देता है। ये देखकर जेजे हो जाता है शॉक। इस पार्ट की शुरुआत में जिना टीवी शो में किमी से पूछती है कि अब बताइए क्या ये सच है कि आपका जेजे के साथ अफेयर था जबकि उसकी पहली वाइफ उस समय जिंदा थी। दोस्तों वो तो चिल्लाती है कि नहीं ये सरासर झूठ है। अच्छा तो क्या ये फोटोज मॉर्फिंग करके बनाई गई है, ये कहना चाहती हैं आप? ये सारा झूठ है। दोस्तों ये कहकर किमी शो से चली जाती है। दूसरी ओर जेजे भाई साहब बड़े गुस्से में स्टेज से ली की ओर तेजी से बढ़ता है और मीडिया वाले उसे पकड़कर सवाल करने लगते हैं। यहाँ किमी तो टीवी स्टूडियो के कमरे में बड़ी टेंशन में बैठी होती है। तब जिना वहाँ पर आती है तो किमी चिल्लाती है, अच्छा तो ये प्लान करके तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। जिना कहती है देखिए पर अपने अफेयर के बारे में आप सच बताने से क्यों कतरा रही है, अब तो आप जेजे की वाइफ बन चुकी है। इस पर पता है किमी क्या कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस 2 टके के चैंग के साथ मिलकर ये ड्रामा कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। जिना भी चुप नहीं रहती दोस्तों और कहती है चैंग के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है, समझी। दोनों की बहस यहाँ पर गंभीर हो जाती है, लेकिन तब मीडिया वाले आ जाते हैं और किमी वहाँ से बचकर भाग जाती है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ एंड्रयू से मिलने आती है और बड़ी हंस कर बात करती है कि बेटा उस केक का शिपिंग प्रोजेक्ट डोडो ग्रुप को ही मिलना चाहिए, समझे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान से देखना इस बात को। एंड्रयू भी कहता है कि हाँ मैं उस डील को जरूर फाइनलाइज कर लूंगा, तभी तो पापा फिर से डोडो ग्रुप के चेयरमैन बन पाएंगे, क्या समझती हैं आप। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन की वाइफ भी कहती है हाँ तुमने ठीक कहा बेटा, पर एंड्रयू के जाने के बाद वो अपने बेटे से कहती है यानी नाथन से किसी भी कीमत पर इसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, वरना डोडो ग्रुप तो बेटा हमारे हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। वहाँ जेजे ली से मिलने के लिए डोडो ग्रुप होटल जाता है, पर ली के आदमी उसको अंदर जाने ही नहीं देते। इतने में मोजो आ जाता है और उसे देखकर जेजे शॉक होकर कहता है कि अच्छा तो तुम भी अब ली के साथ मिल गए हो। मोजो कहता है कि हाँ डोडो ग्रुप और आपको मेरी कद्र नहीं थी ना, लेकिन ली ने मुझे नई जिंदगी दी है। जेजे चिढ़ जाता है कि देखो मैं तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे अंदर अलाउ करो अभी। मोजो वो दोस्तों बड़ा कटकर कहता है कि ली तुमसे मिलने के मूड में नहीं है, वो म्यूजिक सुन रहा है अभी, इसलिए तुम फुटो यहाँ से। जेजे भी इंसल्ट होकर निकल जाता है। अब आगे जेजे किमी को कैंपेन के लिए बुलाता है, पर वो कहती है अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। जेजे चिल्लाता है कि अरे यही तो ली चाहता था कि तुम डर कर घर में बैठ जाओ, पर हमें उसे सफल नहीं होने देना है, तुम हिम्मत करके बाहर निकलो और मेरे लिए कैंपेन करो। और वो मना कर देती है दोस्तों, जिससे जेजे का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे डांट कर ही चला जाता है। इतने में दोस्तों पैनी जेजे को समझाने जाती है और वहाँ किमी को लगता है कि जेजे बहुत ही सेल्फिश है, मैं कैसा फील कर रही हूँ इसकी उसको जरा भी फिक्र नहीं है। और पैनी जेजे को मनाने के बहाने उसके करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है हमें किसी भी तरह ली को खत्म करना होगा, अगर आप भी हार मान गए तो कैसे चलेगा। ये कहकर वो जेजे के हाथ पकड़ती है, पर वो ठहरा पैनी से भी ज्यादा चालाक। वो पैनी का हाथ हटाकर कहता है नहीं हमें ऑफिस चलना चाहिए। पैनी कहती है ऑफिस, लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास कैसे कर लूं मैं विश्वास, तुम बॉस के साथ रह चुकी हो और तुम्हें इस तरह की बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है, तुम एक डबल एजेंट भी तो हो सकती हो ना।
बहनी कहती है क्या बात कर रहे हैं, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपकी वफादार हूँ। दूसरी ओर दोस्तों सिंडी को दिखाते हैं, वो होटल का सीसीटीवी चेक करती है तो ली को देखकर चौंक जाती है। क्या यही के है? ये तो बिल्कुल चंग जैसा लग रहा है। अरे मैडम चंग नहीं, शायद आप चैंग कहना चाहती है। हाँ कहना तो मैं चैंग चाहती थी, लेकिन चैंग तो मर चुका, लेकिन ये हूबहू चैंग जैसा लगता है, पता नहीं क्या बात है। तो दोस्तों वहाँ ली की टीम प्लान बनाती है कि डिफेंस इंडस्ट्री का जो स्कैम था जिसमें विक्टर के साथ जेजे भी मिला हुआ था, उन केसेस को फिर से खोलना है और जेजे को उसमें फंसाना होगा, ये इनका प्लान है। तब ग्रे को जिना कॉल करती है और ग्रे उससे मिलने जाता है। जिना पूछती है कि किमी और जेजे की अफेयर वाली फोटोज आप लोगों को मिली कैसे? प्लीज बताओ तुम्हारा बॉस है कौन? जरूर वो ली के परिवार का ही कोई होगा, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो। ग्रे कहता है कि तुम ली को भूल जाओ, वो मर चुका है। दूसरी ओर दोस्तों जेजे का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा होता है, लेकिन तब वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें मोजो और जॉन लीड कर रहे होते हैं एंड उनके साथ वो सोल्जर्स और उनके परिवार वाले होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री के खराब वेपन्स के ब्लास्ट होने से घायल हुए या फिर मारे गए। वो कहते हैं कि जेजे ने डिफेंस इंडस्ट्री के करप्शन में विक्टर का साथ दिया, जिसकी वजह से इतने सारे सोल्जर्स की जान चली गई, इसलिए जेजे को हम इस इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। जेजे दोस्तों पब्लिक में उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाता। तब एक औरत कहती है कि मेरे बेटे की जान चली गई है और उसका जिम्मेदार ये जेजे है। कहकर वो जेजे पर अंडे फेंकते हैं। जेजे भी प्रचार बंद करके जल्दी से वहाँ से बच निकलता है। अब ली उसे कॉल करके चिढ़ाता है, क्यों अंकल जी, कैसा था अंडा, कैसा रहा, टेस्टी रहा होगा ना, है ना? जेजे कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जानू में भेजूंगा, देख लेना तुम। पर ली कहता है कि सॉरी अंकल, मेरा पिज्जा आ गया, मैं खाकर बाद में आराम से फोन करता हूँ आपको, आप तब तक अंडे खाइए। और ये कहकर वो कॉल काट देता है दोस्तों। दूसरी ओर एंड्रयू चेयरमैन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन अंदर से जवाब आता है कि आपको अंदर आने की इजाजत ही नहीं है। वो चौंक जाते हैं कि ये क्या मजाक है। इतने में नाथन और चेयरमैन की वाइफ आ जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अब अगर अपने पापा से मिलना है तो कहीं बाहर मिल लेना। ये कहकर वो चली जाती है दोस्तों। एंड्रयू तुरंत चेयरमैन को कॉल करता है और पूछता है पापा आप ठीक तो है ना? वो भी कहता है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर वो पीए से कहता है कि मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ किस हाल में रह रहा हूँ, वरना वो बेचारा परेशान हो जाएगा। डोडो ग्रुप के लिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो एंड्रयू करेगा, इसका मुझे यकीन है। अगर वो परेशान हुआ तो काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, इसीलिए तुम भी उसे कुछ मत बताना। पीए भी कहता है कि ठीक है, तू आज शाम को कहीं बाहर डिनर करते हैं। चेयरमैन भी मान जाता है। दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो नाथन डिनर टेबल से उठ जाता है और कहता है पापा आप भी हमारे साथ खाइए। लगता है दोस्तों वो अपने पापा से थोड़ा बहुत प्यार तो करता ही है, पर चेयरमैन बिना कुछ कहे चला जाता है। अब चेयरमैन की वाइफ कहती है कि बेटा तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, एंड्रयू को वो शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, ये बात याद है ना तुम्हें? मम्मी तुम फिक्र मत करो, मैंने जिना को जो अपॉइंट करके रखा हुआ है वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमको जरूर दिलवाएगी। अब दोस्तों चेयरमैन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने जाता है, लेकिन वहाँ पर नेल और जेराल्ड बैठे होते हैं। नेल तो उसको चिढ़ाने लगता है कि देखो यार इतने रईस आदमी की क्या हालत हो गई है, अब ना ये चल पाता है और ना इसकी बीवी इसको घर में खाना देती है, बताओ। चेयरमैन भी दोस्तों अपने हिस्से का नेल को चिढ़ाता है कि ये देखो किसकी जबान चल रही है, इसकी बेटी का जेजे के साथ अफेयर था जो इसने दुनिया से छुपा कर रखा, और अब गली गली बताओ उसी का पोस्टर लगा हुआ है, बेशरम कहीं का। तब टीवी पर दोस्तों डोडो ग्रुप का एड आता है जिसमें चेयरमैन की वाइफ ने एक्ट किया था। नेल कहता है कि देखा देखा मेरी बहन इस एड को कितना सूट कर रही है, जरूर डोडो ग्रुप उसी का होना चाहिए, ना कि किसी बूढ़े बीमार आदमी का तुम जैसे का। फिर जेजे के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वो दिखाया जाता है, तो चेयरमैन कहता है कि ये लो आ गया दूसरा करप्शन केस, इसमें तो नेल भी अंदर जाएगा, ये मेरा दावा है। और ये कहकर वो और हंसने लग जाता है। नेल भी गुस्से में जेजे से मिलता है और कहता है मैंने अपनी पदवी इसलिए छोड़ी ताकि मेरे करप्शन केसेस बाहर ना आए, लेकिन अब उसकी भी खुदाई क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मेरी बात मानो, तुम इस इलेक्शन से हट जाओ। है जेजे भड़क जाता है कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मेरी आकांक्षाओं की आपको फिक्र नहीं है क्या? अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया तो सोचिए आपके हर करप्शन केस को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, इसमें आप की तो भलाई है। और नेल कहता है कि भलाई तो बाद में होगी, लेकिन तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, इससे पहले कि करप्शन केसेस खुले तुम इलेक्शन से अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। लेकिन यहाँ जेजे नहीं मानता तो नेल कहता है आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके बाद मैं इस इलेक्शन में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। जेजे भी कहता है कि ठीक है, जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरा दुश्मन होगा। तब दोस्तों जेराल्ड नेल से कहता है कि देख लिया जेजे का असली कैरेक्टर अब मेरी समझ में आ रहा है, इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। पर नेल कहता है कि अबे सब्र करो, वो जो भी करेगा वो आखिर में हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी ओर दोस्तों ली की टीम उन सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर रही होती है जिन्होंने ली के साथ शिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा जाहिर की थी। ली कहता है कि इस पॉइंट पर हमें सिंडी की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए तुम लोग उसे बता दो कि उससे मिलने को मैं तैयार हूँ। दूसरी ओर सिंडी जिम में गुस्से में वर्कआउट कर रही होती है कि उस के की हिम्मत कैसे भी मुझे ना कहने की। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि के आपसे मिलना चाहता है। सिंडी तो चौंक कर वेट छोड़ देती है और वो उसके ऊपर गिर जाता है।
असिस्टेंट किसी तरह उसे उठाता है तो वो तो एकदम खिलकर पूछती है, क्या सच में? जरूर उसने अभी मेरी फोटो देखी होगी और मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा, तभी उसने मुझे अभी बुलाया। अब देखना वो कैसे मेरे पैरों पर गिर पड़ेगा। अगले सीन में वो ली से मिलने के लिए वेट कर रही होती है और जब ली अंदर आता है ना तो वो हो जाती है एकदम शॉक और कहती है, तुम तो बिल्कुल चंग लगते हो। ली कहता है कि अरे बाबा मैं चंग नहीं चैंग हूँ। सिंडी इमोशनल होकर रोने लग जाती है, क्या सच में तुम वही चैंग हो? कहकर दोस्तों वो ली के चेहरे को टच करके देखती है और कहती है, तभी तो मेरे अंदर कुछ होने लगता है तुमको देखते ही। ली कहता है, मुझे लगता है तुम ना बिल्कुल नहीं बदली। और दोस्तों इस पर सिंडी उसके सीने से लग जाती है, फिर पूछती है, ये सपना तो नहीं है ना? ली भी उसके गाल को पिंच करके कहता है कि सपना नहीं, एकदम सच है। अगले सीन में दोस्तों दोनों डिनर करने लगते हैं और तब ली उसे कुछ बातें बताता है और अपने काम में उसकी मदद मांगता है। पर सिंडी तो अब भी ली से मिलने की एक्साइटमेंट से बाहर ही नहीं निकली थी। ली पूछता है कि क्या कभी मैंने तुमसे प्यार किया था? असल में मेरे सर पर चोट लगी थी जिससे मेरी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई थी। मुझे याद नहीं है कि मैं किससे प्यार करता था। तो क्या वो तुम ही थी जिससे मैं प्यार करता था? बस दोस्तों सिंडी ये मौका हाथ से निकलने थोड़ी ना देती। वो कहती है, तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे कि मुझे प्यार करो और मैं मना भी कर चुकी थी जबकि, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्या तुम भूल गए क्या? ली कहता है, अच्छा चलो याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी काम के बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो फिर से बिजनेस की बातें करने लगता है। फिर डिनर करके वो चला भी जाता है। सिंडी का तो दोस्तों आज दिन बन गया है, बड़ी खुश हो जाती है कि चलो बढ़िया हुआ, इसकी मेमोरी लॉस हो गई, अब मैं जो कहूंगी ये उसको सच ही मान लेगा। तो अब लिफ्ट में ली ग्रे से कहता है, क्या सच में मैं सिंडी से इतना प्यार करता था? ग्रे को तो हंसी आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, और ऊपर से चेयरमैन तो तुम्हें अपना दामाद तक बनाने को तैयार था। तभी ली भी हंसकर कहता है, अबे ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो और ये बताओ कि क्या अब भी तुम रोशी को चाहते हो? वो चौंक जाता है कि अचानक उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोजो भी पहले NIA में काम करता था और उसका इन्फ्लुएंस यूज करके रोशी फिर से NIA ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों जिना डोडो ग्रुप होटल जाने के लिए अपनी चीजें पैक कर रही होती है। तब वहाँ पर नाथन आ जाता है जो कहता है, मुझे पता है तुम शिप कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन के लिए डोडो ग्रुप होटल जा रही हो, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। एंड्रयू जो भी करेगा वो सब मुझे बताना होगा, वरना वो एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगा और वो ठहरा जेजे का आदमी। मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि जेजे ये कॉन्ट्रैक्ट जीते, इसलिए तुम मुझे उसके कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन देते रहना ताकि मैं अपनी नई कंपनी के जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाऊं और फिर जेजे से बदला लेने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। अगले दिन की बात है दोस्तों, एंड्रयू की टीम डोडो ग्रुप होटल में आ जाती है। तभी सिंडी भी आ जाती है और वो ली के बताए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने लगती है। वो पूछती है कि आप सब लोगों को अलग अलग कमरे चाहिए या फिर एक कमरा काफी होगा, बताइए। एंड्रयू कहता है कि हमको एक सीक्रेट डिस्कशन करनी है, इसलिए एक स्वीट रूम चाहिए। एंड वो लिफ्ट में चढ़ते हैं तो डोर बंद होने लगता है, लेकिन तभी ली वहाँ से गुजरता है, पर इससे पहले कि जिना उसे देखती डोर बंद हो जाता है। यार अब कमरे में जाने से पहले एंड्रयू का असिस्टेंट सबके मोबाइल फोन्स ले लेता है ताकि इनकी बात बाहर न जाने पाए। दूसरी ओर दोस्तों रोशी को दिखाते हैं, उसे फिर से NIA में काम मिल गया था इसलिए वो जा रही होती है। ली उससे मिलने जाता है, वो इमोशनल होती है थोड़ी कि अब शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे? ली कहता है कि बताओ क्या करना है। असल में दोस्तों उसने ली को जिराल्ड का पार्ट टाइम ड्राइवर बनने को कहा था। वो जिराल्ड से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने रोशी से झूठ बोला और उससे NIA के नाम पर इलीगल काम करवाए। ली बिल्कुल वैसा ही करता है और जिराल्ड का ड्राइवर बन जाता है। अब वो ना उसको घर लेकर जा रहा होता है तो जिराल्ड गाड़ी में सो जाता है, पर ली उसे घर ले जाने के बजाय दूसरी जगह पे लेके जाता है। उसकी नींद खुलती है तो ली को देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है, चैंग तुम मरे नहीं? कहकर वो कार से निकलकर भागने लगता है, पर तभी रोशी उसे गन पॉइंट पर रोक देती है। जिराल्ड को लगता है एक और शॉक कि तुम भी जिंदा हो। रोशी कहती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने के चाह में NIA ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे अपने फायदे के लिए देश के खिलाफ काम करवाया। वो कहता है कि मैंने भी NIA की नौकरी छोड़ दी है और अब मैं भी तुम्हारी तरह एकदम अकेला हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोशी का गुस्सा ठंडा नहीं होता और कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा खात्मा कर सकती हूँ। वो कहता है कि मेरे बेबी बच्चे हैं, प्लीज उनका तो ख्याल रखो, मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पर दोस्तों रोशी उसको पीटने लग जाती है। इतने में ली उसको शांत करता है कि छोड़ो इसको, ये भी नील की गैंग में है, इससे तो मैं बदला लूंगा, तुम इसको छोड़ दो। रोशी इमोशनल हो जाती है कि तुमने हर कदम पे मेरी मदद की है, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। ली कहता है कि जब मैं कोमा में था तो मेरी तुम्ही ने देखभाल की थी, है ना? अगर तुम ना होती तो सोचो मेरा क्या होता। रोशी तो और इमोशनल हो जाती है और बड़े प्यार से पूछती है, क्या मैं एक बार तुम्हें गले लगा सकती हूँ? ली भी दोस्तों उसको गले लगा लेता है और फिर रोशी वहाँ से निकल जाती है अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। न जाने इस कहानी में आगे रोशी आएगी भी या नहीं, इसलिए दोस्तों जो लोग रोशी को मिस करेंगे वो कमेंट में जरूर बता देना। यहाँ से आगे एंड्रयू की टीम को दिखाते हैं जो एक ही कमरे में काम कर रहे होते हैं। काम करने के बाद जिना फर्श पर सो जाती है, लेकिन एंड्रयू उसको उठाता है कि यहाँ पर क्यों सोई हो, चलो कमरे में, वहाँ मेरे बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। पर वो कहती नहीं, मुझे यहीं पर अच्छी नींद आ रही है, कोई बात नहीं। एंड्रयू वहीं पर बैठा जिना को देख रहा होता है और जब वो गहरी नींद में होती है तो वो उसे उठाकर लेकर जाता है, अपने बेड पर लेटाता है, फिर वो अपनी फाइल्स को चेक करने लगता है। जब तक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड्रयू को नहीं मिल जाता तब तक उसको नींद नहीं आएगी। कुछ देर
देर में जिना की आंख भी खुल जाती है। अब दूसरी ओर दिखाते हैं, जब जेजे को पता चलता है कि एंड्रयू ने जिना को डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर बनाया है तो वो गुस्से में एंड्रयू को कॉल करता है और पूछता है जिना को तुमने क्यों काम पर रखा हुआ है। एंड्रयू कहता है कि अगर जिना के बारे में बात करनी है तो आमने सामने करनी पड़ेगी। जेजे कहता है आमने सामने करने तो मैं आया हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम नीचे आ जाओ। एंड्रयू भी जाता है लेकिन वो नहीं जानता कि जिना उसका पीछा कर रही है। जेजे उसको काफी सुनाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी उसे काम देने की। एंड्रयू कहता है आपको किसी चीज का डर भी है, मैं जानता हूँ कि जिना से हमें कोई खतरा नहीं है। जेजे और भड़क जाता है और एक स्टिक से एंड्रयू को मारने लग जाता है। वो कहता है कि तुम कभी मेरे हाथ से निकलने की कोशिश मत करना, समझे? तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और आइंदा अपने मन से कोई फैसला मत लेना वरना इससे भी ज्यादा बदतर सजा मिलेगी तुमको। जिना उसे रोकने जाती है लेकिन एंड्रयू का असिस्टेंट उसे रोक देता है कि तुम मत जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। जेजे तो एंड्रयू को बुरी तरह पेट कर चला जाता है। जिना को बहुत बुरा लगता है कि मुझे बचाने के लिए एंड्रयू जेजे से मार खा रहा है। अब जिना उसके पास जाती है तो वो कहता है कि इस हाल में तुम मुझे मत देखो, प्लीज मेरे पास मत आओ। जिना धीरे से उसके सीने से लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। एंड्रयू भी बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर आता है दोस्तों ली और जिना को पास देखकर उसे कुछ पुरानी यादें आ जाती है जिसमें उसने जिना के साथ कई इमोशनल पल बिताए थे। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू ने ना जिना को जेजे से बचाने की खातिर जेजे की कितनी मार खाई थी, जिसको देखकर जिना को बहुत बुरा लगा और ये भी एहसास हुआ कि एंड्रयू उसके लिए कितनी केयर करता है। वो दोस्तों प्यार से एंड्रयू को सीने से लगा लेती है और एंड्रयू वो भी बेचारा इमोशनल होकर रो पड़ता है। बेचारा तो नहीं लेकिन यहाँ पर बेचारा ही कह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ली देख लेता है और जिना को देखकर उसे पुरानी यादें आने लग जाती है। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली अपने होटल रूम में आता है। असल में उसे सब याद भी आ जाता है लेकिन कुछ ही देर में वो भूल भी जाता है एंड जब वो फिर से याद करने की कोशिश करता है तो उसके सर में बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर जिना एंड्रयू का फर्स्ट एड करती है और तब एंड्रयू को बहुत अच्छा फील होता है कि जिना उसके साथ है। यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि कमरे में एंड्रयू और जिना के अलावा कोई नहीं होता। जब जिना पूछती है तो एंड्रयू बताता है कि हाँ सभी बाहर खाना खाने गए होंगे, कोई बात नहीं, जल्दी आते होंगे। जिना पूछती है कि अरे ये एक सीक्रेट डिस्कशन था ना, फिर वो इस कमरे से बाहर कैसे गए? लेकिन एंड्रयू कहता है कि वैसे भी हमने अभी तक टेंडर का रेट फिक्स नहीं किया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, तुम चलो कहीं जाकर खाते हैं चलो। लेकिन जिना कहती है देखो मुझे अभी तो भूख नहीं है, तुम्हें भूख नहीं है पर मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। कहकर वो जिना को बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। एंड्रयू तो दबा के खाता है जैसे कि बहुत दिनों का भूखा हो, लेकिन जिना उतना खा नहीं पाती एंड बाद में वो एंड्रयू को बता देती है कि असल में ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ काम करने डोडो ग्रुप में आई थी, सच बताऊं तो, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती इसलिए बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड्रयू यहाँ इमोशनल होकर कहता है देखो तुम मेरे लिए काम करो या मेरे खिलाफ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम बस मेरे पास रहा करो। तुम पास होती हो ना तो मेरी हर परेशानी मुझे धूल बराबर लगती है, इसलिए मैंने तुम्हें डोडो ग्रुप का ये लीगल एडवाइजर बना दिया। दोस्तों ऐसी और कई इमोशनल बातें कहकर वो चला जाता है एंड अब जिना की भी समझ में नहीं आता कि वो एंड्रयू की फीलिंग्स को क्या समझे। दूसरी ओर दोस्तों ग्रे ली को बताता है कि सिंडी ने कई डिशेस तैयार कर लिए हैं, तुम जाकर चेक कर लो जरा। ली भी चेक करने को जाता है। असल में जो कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग होने वाली है ना, वहाँ आने वाले लोगों के लिए मेनू तैयार करने का काम ली ने सिंडी को दिया था, इसीलिए वो उन डिशेस को चेक करने आया है कि इसने सही काम किया या नहीं। एंड सिंडी ने भी ली को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने हाथों से सारे डिशेस बनाए थे। ली भी हर डिश को टेस्ट करके उनकी खामियां बताने लगता है तो सिंडी तो चिढ़कर सभी को बाहर भेज देती है और अकेले में ली से कहती है देखो मैं लाइफ में कभी किचन की तरफ गई नहीं समझे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाया और ये देखो मेरा हाथ तक जल गया इसमें, और तुम हो कि हर डिश में कमी निकाल रहे हो। लेकिन दोस्तों अपना ली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो कहता है देखो मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, तुम फिर से डिशेस को बनाओ लेकिन खुद टेस्ट करके फिर दूसरों को बताना। दोस्तों अब लिफ्ट में मोजो पूछता है क्या सच में खाना इतना बुरा था ली? देखने में तो सब एकदम सुपर्ब लग रहा था। तब दोस्तों ली कहता है कि हाँ खाना तो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी बहुत तारीफ करेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगी, वैसे हमें उसको ट्रेन भी तो करना है। और जेजे का क्या हुआ? तब दिखाते हैं दोस्तों कि जेजे के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत जोर पकड़ चुका था। वो तो नारे लगाने लग जाते हैं कि जेजे अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ तो वो इस देश का अपमान होगा। नेल और किमी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये जेजे हमारी एक नहीं सुनेगा तो पता नहीं क्या होगा। मैंने लाख समझाया कि नॉमिनेशन वापस ले लो पर वो बड़ा जिद्दी और घमंडी है। तब दोस्तों नेल जेजे से मिलने जाता है और कहता है कि देख लिया तुमने, बाहर तुम्हारे खिलाफ कितना तूफान खड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर बुक पढ़ रहे हो, वो भी मजे से। लेकिन जेजे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, इस बुक में ऐसी सिचुएशन में जनता का दिल कैसे जीतना है इसके 100 नुस्खे लिखे हुए हैं। अब देखना मैं जनता का दिल कैसे जीतता हूँ, उन्हें अपने कंट्रोल में कैसे करता हूँ। दोस्तों नेल तो जेजे से तंग आ चुका होता है कि ये पागल हो गया है आदमी, मैंने पता नहीं क्यों उसको अपना दामाद बना लिया। वहाँ दोस्तों पहले जेजे की हर चाल को मोजो को कम्युनिकेट करती रहती है। दूसरी ओर चेयरमैन भाई साहब को दिखाते हैं अपनी सेहत को पहले जैसा बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। तो पिया आकर उसको खाने के लिए कुछ देता है और कहता है ये मैंने बनाया है, शायद अच्छा नहीं होगा पर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चेयरमैन खाना टेस्ट करता है लेकिन वो अच्छा नहीं बना होता। तब वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ की कुकिंग को मिस कर रहा हूँ यार, सीरियसली। वो भले अहंकारी हो गई हो लेकिन खाना पकाने में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। इतने में उसकी वाइफ आ जाती है तो चेयरमैन पास ही पलट देता है
और पीए से कहता है कि वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या टेस्ट है इस खाने में, मैंने आज तक ऐसा टेस्टी खाना कभी खाया ही नहीं है, ये तो मेरी वाइफ की कुकिंग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। एंड दोस्तों पीए भी उसके साथ मिलकर उसकी एक्टिंग की खूब तारीफ करता है कि थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, कल मैं और अच्छा पकाऊंगा। फिर दोस्तों चेयरमैन पीए से कहता है कि एंड्रयू की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए हमको, तुम क्या किसी अच्छी लड़की को जानते हो? बस दोस्तों इस पर उसकी वाइफ कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो अपने नाजायज बेटे की फिक्र करोगे, क्योंकि तुम मुझसे नहीं उस दूसरी औरत से जो प्यार करते थे, मेरे बेटे की तुम्हें फिक्र क्यों होने लग गई? चेयरमैन कहता है तुम्हारा बेटा पहले जितना निकम्मा था ना, आज भी उतना ही निकम्मा है। बस दोस्तों ये सुनकर नाथन को बहुत बुरा लग जाता है और वो ठान लेता है कि शिप का कॉन्ट्रैक्ट तो बस मैं जीत कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाकर पापा को मेरी कद्र होगी। वो इस बारे में अपनी माँ से डिस्कस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है, जो बताता है कि हमें उस बिजनेसमैन का पता चल चुका है जो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग करवा रहा है, उसका नाम के है और वो आप ही के डोडो ग्रुप होटल में ठहरा हुआ है। नाथन चौंक जाता है, क्या वो मेरे होटल में है और मुझे पता ही नहीं चला? सिंडी वहाँ पर क्या घास चल रही है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं उससे अभी मिलता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आऊंगा। कहकर दोस्तों वो बड़े जोश के साथ होटल आता है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद ली के बॉडीगार्ड्स उसको रोक लेते हैं। इतने में मोजो बाहर आता है, जिसको देखते नाथन छुपने लगता है, क्योंकि इसी ने मोजो पर झूठा इल्जाम लगाकर डोडो ग्रुप से उसको निकाला था। एंड वो शॉक भी हो जाता है कि ये मिस्टर के का राइट हैंड कैसे बन गया। मोजो जो पहले से नाथन से बदला लेना चाहता था, वो उसे अकेले में ले जाकर अकड़कर कहता है, ओह तुम चाहे सर के बल ही खड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरी परमिशन के बिना तुम कैसे नहीं मिल सकते, और तुमने मेरे साथ जो किया ना उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह दोस्तों प्रेम से धमकाकर वो चला जाता है। पर नाथन अरे ये भी कम थोड़ी है, वो ठान लेता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे पास तो जिना है, जिना वो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर ही रहेगी। दूसरी ओर दोस्तों जिना एंड्रयू की टीम के साथ बिडिंग की तैयारी कर रही होती है। लंच टाइम में सबको खाना दिया जाता है, लेकिन सिर्फ जिना के बाउल में एक टैबलेट होता है। रूम सर्विस वाला भी जिना को देख रहा होता है। जिना भी टैबलेट लेकर बाथरूम में जाती है और उस टैबलेट को खोलती है तो अंदर एक कागज होता है, जिस पर नाथन ने लिखा था, अगर तुम्हें एंड्रयू का बिडिंग रेट पता चला तो तुम वो मैसेज इस रूम सर्विस वाले को दे देना, और इस तरह हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, और हाँ याद रखना ये बात किसी को पता ना चले। दूसरी ओर पैनी कोरिया मैप के जरिए जेजे की क्लास ले रही होती है कि आपको किन जगहों में प्रचार करना चाहिए, किन जगहों पर हमारी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और पॉलिटिक्स के बारे में भी जेजे को दोस्तों वो बहुत कुछ सिखा रही होती है। पर जेजे कहता है मैंने कुछ और ही प्लान किया हुआ है, मुझे उस जगह जाना होगा जहाँ पर लोग मेरे खिलाफ हैं। एंड दोस्तों वो ऐसी एक जगह पर जाकर आम लोगों से कहने लगता है कि मैं आप में से एक हूँ, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों वो कहता तो है, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। इतने में वहाँ पर कुछ कलेक्शन एजेंट्स एक गरीब के घर से चीजें बाहर फेंक रहे होते हैं। बस दोस्तों इसे अच्छा मौका समझकर जेजे उनसे भिड़ने पर उतर आता है कि मेरी आंखों के सामने एक गरीब पर अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी कहते हैं कि इसने उधार लिया है तो तुम कौन हो, और ये पैसे नहीं दे रहा है तो मारेंगे हम इसको, हम वैसे भी बैंक की तरफ से अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया यही होगा कि आप इसमें दखल मत दो। न जाने दोस्तों जेजे को ऐसी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो एकदम से उस कलेक्शन एजेंट को तमाचा मारकर कहता है, गरीब ही इस देश की जान है, उन पर अत्याचार करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बड़े जोश के साथ कहता है दोस्तों वो ये। लेकिन दोस्तों वो दूसरा आदमी भी कहता है कि देखिए इस देश का जो कानून है हम तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब जेजे यहाँ पर भाषण देने लगता है कि भाड़ में जाए ऐसे कानून जो गरीबों के किसी काम के नहीं है। दोस्तों इतने में ना उन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया था और वो जेजे को पकड़ कर लेकर जाते हैं, क्योंकि उसने सरकारी कलेक्शन एजेंट्स को काम करने से रोका था। पर जेजे को गरीब के लिए लड़ते देखकर वहाँ के लोग जेजे को अपना हीरो मानने लग जाते हैं और वो उससे ही वोट देने का वादा करते हैं। बस यहाँ पर काम हो गया उसका। एंड ये देखकर पैनी और मोजो फैसला करते हैं कि ये तो कुछ अलग ही ट्राई कर रहा है, हमें इसका ये प्लान भी फ्लॉप करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये चमक जाएगा। दोस्तों अब जेजे लॉकअप में बैठा हुआ है, लेकिन खुश देखो कितना हुआ है। कहता है कि देखा मेरा प्लान काफी हद तक कामयाब रहा। यहाँ दोस्तों सिंडी को दिखाते हैं उसने फिर कुछ डिशेस बनाए थे, जिन्हें टेस्ट करके ली कहता है कि हाँ इस बार जरा ठीक बना है। वैसे तुम्हारे मुंह पर ये बैंडेड क्यों लगा हुआ है? वो कहती है क्यों लगा हुआ है? पकाते पकाते गर्म तेल छिड़क गया था, वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना तो मैं मरी जाती। ले भी दोस्तों उसको और बोलता है कि अच्छा तेल छिड़कने से कोई मरा है क्या आज तक? ओवर एक्टिंग बंद करो और अगली बार इससे भी बढ़िया बनाना। तभी दोस्तों सिंडी का असिस्टेंट आकर कहता है कि मैडम नाथन आपसे मिलने आया है। एंड दोस्तों इस पर ली सिंडी से कहता है कि जाओ अब तुम जा सकती हो, और हाँ मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना। सिंडी को भी दोस्तों गुस्सा आता है कि मैं इतनी मुश्किल से ली को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस भाई को देखो अभी आना था क्या। ये सोचकर वो नाथन से मिलने जाती है। वो भी पूछता है कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, अब ये बताओ कि वो के कौन है और दिखने में कैसा लगता है। सिंडी को तो दोस्तों ली ने वार्न कर दिया था कि किसी को कुछ मत बताना, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोलती है कि के का कद छोटा है और उसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी। अब नाथन सोच में पड़ जाता है कि 60 साल के बूढ़े को मैं किस तरह से इम्प्रेस कर सकता हूँ। चलिए
दूसरी ओर जेजे को तो बेल मिल जाती है और वो मस्त बॉडीगार्ड के साथ घर आता है। किमी उसे कहती है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया है, पता है तुम्हें बेल दिलाने में कितना खर्च हुआ? पर वो कहता है अरे तो क्या हो गया, अभी तो और पैसे खर्च होंगे, बस तुम देखती जाओ, कल मैं इससे भी बड़ा गेम खेलने वाला हूँ। और अगले ही दिन दोस्तों वो दूसरी जगह जाकर जनता के लिए सरकारी ऑफिसर से मार खाता है और पुलिस उसको फिर जेल में बंद कर देती है। इस तरह कई जगहों पर अब जेजे का बोलबाला होने लग जाता है। एंड ये सारी चीजें जानकर नेल को तो अब यकीन हो जाता है कि ये जेजे का पागलपन ही सही, लेकिन लोगों का दिल जीतने में वो सफल हो गया है। अब वो जेराल्ड से कहता है कि जेजे ने अपने दिमाग के बल पर ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे उसके साथ एक हिसाब चुकाना है। एक काम करो, तुम कुछ आदमियों का इंतजाम करो जो पब्लिक में जेजे को पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। और ऐसा करने से होगा ये कि जेजे तो लोगों की हमदर्दी पाएगा ही और उसे पीटने की मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। एक तीर से दो निशाने। पर हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही उसे मरवाने के लिए आदमी भेजा था। दूसरी ओर नाथन दूसरी कंपनी के ओनर से डीलिंग कर लेता है कि देखो एंड्रयू जो रेट कोट करने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप मुझे अपना पार्टनर बना देना। पर दोस्तों यहाँ जीना बड़ी दुविधा में होती है, क्योंकि नाथन उससे कॉन्ट्रैक्ट का रेट मांग रहा था, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन देगी तो ये एंड्रयू के साथ गद्दारी होगी। और यहाँ ली उस जगह की इंस्पेक्शन करता है जहाँ बिडिंग होने वाली है। सिंडी ने सारी अरेंजमेंट्स की होती है। ली उसकी काफी तारीफ करता है कि तुम हाँ वाकई में अच्छी तरह से ट्रेन हो गई हो, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर सिंडी खुशी से झूमने लगती है और कहती है अब तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। इतने में ली वहाँ से जा चुका था दोस्तों, बेचारी की किस्मत। वहाँ जीना एक सीक्रेट फोन निकालती है जो उसने एंड्रयू से छुपा कर रखा हुआ था। वो नाथन को कॉल करके बताती है एंड्रयू शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6,22,77,770 कोट करने वाला है। नाथन बड़ा खुश होकर उस कंपनी के ओनर को बता भी देता है, लेकिन वो कहता है अरे ये तो बहुत ही कम है, इतने कम रेट में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। लेकिन नाथन उसको कहता है कि अरे आप मेरी बात तो मानिए, आप उस रेट से सिर्फ $20 कम कोट कीजिए, काम बन जाएगा आपका, आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन देकर जिना को बहुत बुरा लगता है कि उसने एंड्रयू के साथ गद्दारी की है। एंड वहाँ जेराल्ड ने जेजे पर हमला करने के लिए एक गुंडे को अरेंज कर लिया था। इसी बीच दोस्तों पैनी जेजे को एक टाई गिफ्ट करती है और खुद पहनाती भी है। इतने में किमी आ जाती है और पूछती है ये चल क्या रहा है यहाँ पर। जेजे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई? वो कहती है तुम्हें अब लोग सपोर्ट करने लगे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रचार करने का फैसला किया है। और दोस्तों फिर दोनों प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। जेराल्ड का भेजा आदमी जेजे पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। उसे ऑर्डर दिया गया है कि जेजे को मारना है, लेकिन इतना भी नहीं मारना कि उसकी जान चली जाए, मतलब ऐसा मारना है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और फिर ठीक भी हो जाए। तो वो गुंडा जेजे को मारने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन इतने में जेजे का बॉडीगार्ड उसको देख लेता है और इस तरह जेजे यहाँ पर बच जाता है। लेकिन होता यह है इसी भगदड़ में वो डंडा किमी को रख जाता है। बेचारी के सर से खून बहने लग जाता है, उसे फिर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब ये जानकर नेल खुद को कोसने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मैंने अपनों को ही मरवा दिया। दूसरी ओर दोस्तों होटल में शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग के लिए कई कंपनी से लोग आए होते हैं। मुझे अनाउंस करता है कि सुनिए आप अपने अपने कोटेशन फाइल्स इस बॉक्स में डालिए, हमारे बॉस उन्हें जांच परख के बताएंगे कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा किसको नहीं। सभी दोस्तों अपने अपने फाइल्स उस बॉक्स में डालने लगते हैं और ली ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रहा होता है। जीना को देखते ही ना उसके दिमाग में फिर से कुछ होने लगता है। वो जो सारे फाइल्स को लेकर ली के पास जाता है। एंड अब यहाँ नाथन एंड्रयू से कहता है मैं तुम्हारा बिडिंग अमाउंट जानता हूँ, कहकर वो बिल्कुल ठीक अमाउंट बताता है, जिसको सुनकर एंड्रयू शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। नाथन कहता है जिना ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो मेरे लिए ही काम करती है, तुम्हें क्या लग रहा था है? इस तरह दोस्तों न जाने ये पागल क्या क्या बग रहा होता है, मतलब सारी चीजें उसको बता देता है। दोनों फाइल्स उसके पास होती है, यानी एंड्रयू और उस दूसरी कंपनी की फाइल्स जिसके साथ नाथन ने पार्टनरशिप की थी। दोनों फाइल्स लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन एक फाइल में दोस्तों जैसा कि आपको पता है $20 कम कोट किया गया था। ली उसी को सिलेक्ट करता है और कहता है इसी को विनर घोषित कर दो। एंड मोजो भी अनाउंस करता है कि इस बिडिंग में $20 के अंतर से कॉन्ट्रैक्ट जीता है डोडो ग्रुप ने। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, तो सुनिए। अब जैसे ये खबर आती है कि कॉन्ट्रैक्ट डोडो ग्रुप के पास चला गया तो नाथन तो बौखला जाता है कि ये क्या हो गया। यहाँ पर रिवील होता है एक बेहतरीन ट्विस्ट। जीना ने असल में नाथन को एंड्रयू के बिडिंग अमाउंट के साथ $40 ऐड करके बता दिया था, जिस वजह से उसने उस अमाउंट से $20 कम कोट किया था। यानी एंड्रयू का बिडिंग अमाउंट नाथन के बिडिंग अमाउंट से $20 दोस्तों फिर भी कम ही था, जिस वजह से एंड्रयू यानी कि डोडो ग्रुप ये कॉन्ट्रैक्ट जीत गया। क्या मस्त था यार। बिडिंग के बाद तो नाथन जिना पर बरस पड़ता है कि तुमने मुझे एक नहीं दो बार धोखा दे दिया है, पर जिना उसका मुंह तोड़ जवाब देती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम ही हर बार डोडो ग्रुप को धोखा देने की कोशिश करते रहे हो। अब नाथन उसे वार्न करके जाता है कि तुम इस गद्दारी के लिए आगे जाकर बहुत पछताओगे, बता रहा हूँ। दूसरी ओर दोस्तों अपना ली सीसीटीवी का फुटेज बड़े ध्यान से देखता है जिसमें जिना और एंड्रयू बात कर रहे थे। एंड उसे कुछ याद आता है और वो जिना का इमेज थोड़ा जूम करने को कहता है।
तभी उसे जिना के गले में पहना हुआ डॉलर दिखता है। अब ली को लगता है कि जैसे वो इस डॉलर को पहले भी कहीं देख चुका है। वो दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचने की कोशिश करता है। तो अगले सीन में जिना, एंड्रयू और मोजो लिफ्ट में होते हैं और मोजो उन्हें बताता है कि आप लोग मेरे बॉस से नहीं मिल सकते क्योंकि उन्हें अनजान लोगों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जिना को भी याद आता है कि जब मोजो ने टीवी इंटरव्यू के लिए जेजे और किमी के इंटीमेट फोटोज देने की बात की थी, तब दोस्तों जिना ने पूछा था कि वो कौन है जो तुम्हें ये फोटोज देकर टीवी पर दिखाने के लिए कह रहा है। एंड तब भी मोजो ने यही कहा था कि वो जो भी है उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा नहीं लगता। जिना अब सोच में पड़ जाती है कि जरूर मोजो का बॉस ही होगा जिसने उसे वो फोटोज दिए होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मोजो का बॉस जरूर ली के बारे में जानता होगा। अब दूसरी ओर ली को जिना के उस डॉलर के बारे में सोच कर सर में दर्द शुरू हो जाता है और तभी कोई दरवाजा खोलने लगता है और ली घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। पार्ट के एंड में आपको याद होगा कि हमने देखा था कि ली सीसीटीवी पर जिना को देख रहा था और ना क्लोजअप में उसने जिना के गले में वो डॉलर देख लिया था जो कि उसको कहीं देखा देखा लगा। वो उसके बारे में बहुत सोचने लगता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है शुरू। एंड तभी कोई दरवाजा खोलने लगता है तो ली घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। इस पार्ट में दिखाते हैं कि असल में सिंडी आई थी, लेकिन तभी सर दर्द के मारे ली बेचारा नीचे पड़ जाता है। सिंडी उसके पास दौड़कर आती है कि चैंग तुम्हें क्या हो गया है। ग्रे तुरंत मोजो को कॉल करता है एंड मोजो भी एंड्रयू और जिना को वहाँ से भेजकर ली को देखने आ जाता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है जो ली को चेक करने जाता है। सिंडी तो रोने लग जाती है कि जब तक चैंग ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसके पास ही रहूंगी। मोजो तो उसको बहुत समझाता है कि हम चैंग की देखभाल कर लेंगे, पर दोस्तों वो मानती नहीं। इतने में मोजो को पैनी का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। वो मोजो को बताती है कि किमी पर किसी ने हमला कर दिया था। मुझे तो शक है कि जेजे ने ही लोगों की सिंपैथी जीतने के लिए जानबूझकर ऐसा करवाया होगा। अब दोस्तों हॉस्पिटल में किमी को दिखाते हैं जिसपे डंडा लग गया था ना, और वो डंडा किसने मरवाया था आपको तो पता ही है, लेकिन अब वो जरा नॉर्मल हो गई है और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। जेजे इसका भी फायदा उठाना चाहता है। वो डॉक्टर से कहता है आप बाहर मीडिया को ये बताइए कि किमी बहुत सीरियस है और उसे सर्जरी की जरूरत है, फिर आप इसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दीजिए। किमी चौंक कर पूछती है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जेजे कहता है कि अरे बात को समझा करो, तुम एक्टिंग करना कब सीखोगी, जब एक्टिंग करोगी तब जाकर लोगों को तुम पर और हमारी पार्टी पर तरस आएगा और वो मुझे वोट देंगे। अब किमी पूछती है लेकिन मुझे कितने दिन तक इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी, अगर किसी को सच पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस बेहोश होने की एक्टिंग करो और कुछ नहीं। अगले ही मिनट में दोस्तों उसे स्ट्रेचर में इमरजेंसी में ले जाया जाता है। और अब देखिए इस जेजे को कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाकर नेल और मीडिया के सामने कहता है किमी की हालत बहुत ही खराब हो गई है, उसे सर्जरी करनी पड़ेगी। नेल तो इस बात को सच मान बैठता है और अलग में जाकर रोने लग जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, खुद अपनी बेटी के लिए मौत का दूत बन गया। तब जिराड कहता है कि सर यहाँ कुछ मत कहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ जेजे तो मीडिया के सामने ना ऑस्कर अवार्ड वाली एक्टिंग जारी रखता है कि वो डंडा मुझे लगना चाहिए था लेकिन मैं बच गया और किमी को लग गया। काश उस दिन मुझे लग जाता ना तो किमी की हालत बेहतर होती। मैंने लोगों के लिए काम करना जो शुरू किया, कुछ गुंडे बदमाशों को मुझसे चिढ़न हो गई और उन लोगों ने किमी पर हमला कर दिया मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, पर मैं लोगों के लिए लड़ना और उन्हें न्याय दिलाना कभी नहीं छोड़ूंगा। नेल तो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, लेकिन तभी जिराड आकर उसे बताता है कि आप आराम से घर जाइए, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। असल में जेजे के बॉडीगार्ड ने मुझे ये बात बताई थी, जेजे तो इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा कर रहा है। बस दोस्तों नेल चौंक जाता है कि ये तो मुझसे भी आगे निकल गया षड्यंत्र रचने में, बताओ यार। दूसरी ओर सिंडी ली के होश में आने का इंतजार करते हुए कहती है यार चैंग तुम बहुत लकी हो, वैसे पता है तुम्हें, क्योंकि मैं किसी के लिए इतना केयर नहीं करती जितना तुम्हारे लिए करती हूँ। इस तरह बात करते करते वो ली से लिपट कर ही सो जाती है दोस्तों। एंड कुछ देर के बाद ली को होश आता है तो वो सिंडी को उठाता नहीं बल्कि उसे बेड पर सुलाकर वो बाहर आ जाता है। अब मुझे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कल उस लॉयर को मैं सीसीटीवी पर देख रहा था और अचानक उसके डॉलर को देखकर मुझे कुछ याद सा आया, पता नहीं क्या याद आया लेकिन कुछ याद आया और मुझे वो देखा देखा सा भी लगा। मुझे लगता है कि उसका और मेरा कोई नाता जरूर है। एक काम करिए आप उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मोजो तो पूरी तरह चौंक जाता है लेकिन अब ली का कहा वो टाल भी नहीं सकता और तुरंत जिना को कॉल करता है और उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। ली कहता है तो कॉल नहीं लगा तो क्या हुआ, आप एक काम करिए उसके घर को तो जानते ही होंगे, चलिए उससे मिल लेते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर जिना, एंड्रयू, जॉन और उनकी एक और टीममेट कॉन्ट्रैक्ट जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सभी जिना की तारीफ करते हैं कि अगर तुमने नाथन को गलत अमाउंट नहीं बताया होता तो हमें कॉन्ट्रैक्ट जीत नहीं पाते। जॉन तो एंड्रयू से खुलेआम पूछ लेता है कि तुम जिना को पसंद करते हो ना, एंड यहाँ एंड्रयू भी इनकार नहीं करता और मान लेता है कि हाँ जिना मुझे पसंद है। अरे तो दोनों बात करो ना, हम दोनों दूसरी तरफ जाकर अपनी बातें कर लेंगे, तुम दोनों यहाँ पर बातें कर लो। ये कहकर जॉन उस टीममेट को लेकर चला जाता है दोस्तों। एंड अब यहाँ पर एंड्रयू थोड़ा रोमांटिक होने लग जाता है, कहता है जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे सब बहुत ही अच्छा लगता है। जिना भी कहती है तो फिर तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ, दोनों मिलकर जेजे से बदला लेंगे। एंड्रयू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जेजे के सारे फाइल्स दूंगा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये सुनकर जिना भी बहुत खुश होती है दोस्तों। फिर बातों ही बातों में वो जिना का हाथ पकड़ने लग जाता है लेकिन रुक जाता है
हाँ, सोचता है इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जिना के घर के नीचे ली और मोजो वेट कर रहे होते हैं। तब एंड्रयू और जिना वहाँ पर आते हैं, लेकिन एंड्रयू उस वक्त जिना का हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है, अरे क्या कर रहे हो अभी? एंड्रयू कहता है, अब तो हम पार्टनर्स बन चुके हैं, हमारा हाथ मिलाना तो बनता है ना। और दोस्तों ये देखकर ली कहता है कि ओह, लगता है ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, मतलब ये वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया होगा। छोड़ो, हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए, चलो वापस होटल चलते हैं। यहाँ से दोस्तों दूसरी ओर नाथन दुख के मारे बहुत श्राप पीता है और रोने लगता है कि जिना ने दूसरी बार मुझको धोखा दे दिया, मैं एकदम नालायक निकला। तब उसकी माँ कर कहती है कि इसमें रोने की क्या बात है बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस लड़की पर भरोसा मत करो। खैर, मैं बोर्ड मेंबर से बात कर लूंगी और एंड्रयू की बजाय तुम डोडो ग्रुप की तरफ से मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। पर मम्मी, वो एंड्रयू बीच में आएगा, देख लेना आप, वो आपको ऐसा करने नहीं देगा। तभी चेयरमैन की वाइफ कहती है, फिलहाल तो मैं इस कंपनी की चेयरमैन हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। वहाँ सिंडी जाग जाती है और खुद को ली के बेड पर पाकर वो थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं चैंग ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं, सब ठीक है। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? चैंग मतलब ली यार, और ली मतलब चैंग। अब चैंग यानी कि ली बाहर बैठकर टीवी देख रहा होता है, जहां न्यूज में बताते हैं कि किमी पर हमला हुआ था और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। किमी बहुत ही भली औरत है और जेजे भी लोगों की भलाई चाहता है। इस तरह दोस्तों न्यूज में जेजे और किमी की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाती है। ली को लगता है कि ये जरूर इस जेजे की चाल है और तब सिंडी आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? ली कहता है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मेरे बेड पर तुम जो सो गई थी और तुम सो गई तो तुम्हारी वजह से मुझे बाहर आकर सोना पड़ा। चलो वैसे मैं ठीक हूँ अब। सिंडी कहती, फिक्र मत करो, तुम्हारा बेड यूज करने का मैं अलग बिल भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनकी बातों के बीच में मोजो आ जाता है और कहता है, देखो हमने अब तक डोडो ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी हमें साइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सिंडी कहती है, तुम नाथन या एंड्रयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय मेरे साथ क्यों नहीं साइन कर लेते? मैं भी तो डोडो ग्रुप की बोर्ड मेंबर हूँ और मेजर शेयर होल्डर भी। मेरी माँ चेयरमैन तो है ही। वैसे एंड्रयू और मेरे भाई नाथन की हमेशा लड़ाई होती रहती है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए तुम मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना लो, टेंशन खत्म। ली कहता है, हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर तुम मीटिंग में जरूर आना, वहाँ पर फैसला करते हैं। सिंडी के जाने के बाद मोजो पूछता है, क्या तुम सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? ली कहता है कि हम यहाँ जेजे और नाथन से बदला लेने के लिए आए हैं और इन तीनों के बीच जो लड़ाई होगी उसे देखने में तो बड़ा मजा आएगा। खैर मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। अब दिखाते हैं एंड्रयू मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। तब उसका असिस्टेंट आकर एक बुरी खबर उसको देता है कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर फैसला किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं नाथन साइन करेगा। एंड्रयू गुस्से में वहाँ से निकल रहा होता है कि चेयरमैन की वाइफ आ जाती है और कहती है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। एंड्रयू चिल्लाता है कि मैंने अपनी मेहनत से उस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है और साइन करेगा आपका निकम्मा पागल बेटा। एंड दोस्तों वो भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है, मैं मानती हूँ तुमने मेहनत की है, अब जरा आराम कर लो बेटा, नाथन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दो। पर दोस्तों एंड्रयू के अंदर तो आग दौड़ती रहती है, वो नहीं मानता और मीटिंग के लिए निकल जाता है। चेयरमैन की वाइफ तुरंत नाथन को कॉल करके कहती है, एंड्रयू आ रहा है, उसके वहाँ पहुँचने से पहले तुम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। वो भी कहता है कि माँ मैं बस होटल पहुंच गया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ मोजो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? नाथन कहता है, क्यों आए हो का क्या मतलब? डोडो ग्रुप मेरी कंपनी है, उसी की तरफ से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। मोजो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मीटिंग रूम में वेट करो। एंड वो ली को ये बात बताता है तो ली कहता है, ये तो मैं चाहता ही था, अब देखो आगे मेरा खेल। इतने में एंड्रयू भी मीटिंग रूम में आ जाता है। दोस्तों नाथन उससे पूछता है कि तुम क्यों आए? एंड्रयू कहता है, मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर मुंह लेकर क्यों आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी और की मेहनत के फल को खुद तोड़ने आ गए तुम, नमक हराम, तुम मेरे परिवार में घुस आए और मेरा हक छीन लिया तुमने। दोस्तों इनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है और तब वहाँ पर सिंडी आती है। वो भी कहती है, मुझे लगता है तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगे, डिसेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग नहीं मैं साइन करूंगी। ली तो दोस्तों सीसीटीवी पर इन तीनों का खेल देख रहा होता है। मुझे पूछता है, तो बताओ किसका साइन लेने वाले हो तुम? ली उसको एक नाम बताता है और मोजो मीटिंग रूम में जाता है। नाथन कहता है कि मिस्टर के मेरा साइन लेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन मोजो यहाँ पर एंड्रयू का नाम लेता है और उसे ली से मिलाने के लिए लेकर जाता है। सिंडी को भी शौक लगता है कि चैंग तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी नाथन शौक होकर पूछता है, क्या मिस्टर की असल में चैंग है? पर दोस्तों एंड्रयू ये नहीं जानता और वो ली के कमरे में जाता है। वहाँ पर ली को देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या ये जिंदा है और वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? ली पूछता है थोड़ा एटीट्यूड के साथ, क्यों मेरे दोस्त एंड्रयू, कैसे हो तुम? कितने दिन हो गए यार तुमसे मिलकर, सच बताऊं तो बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। फिर दोस्तों ली उसको बिठाकर ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, हम यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, इसलिए तुम मेरी पर्सनल बातों में दखल नहीं दोगे, ओके? एंड्रयू कहता है कि तुम भी मेरी पर्सनल बातों में अब दखल मत देना। ये कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। तब ली पूछता है कि तुम अपनी लीगल एडवाइजर को साथ नहीं लेकर आए क्यों? एंड्रयू भी चौंक कर कहता है कि लीगल एडवाइजर के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो? अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, ली कहता है कि मैं तुम्हारे पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरों की लव लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ एंड्रयू तो चौंक कर पूछने वाला होता है कि ये तुम्हें क्या हो गया, पर इतने में मोजो उसको रोक कर बाहर लेकर जाता है। वहाँ एंड्रयू ग्रे से पूछता है कि सच बताओ
चैंग को हो क्या गया है, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। ग्रे दोस्तों उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथ ये हुआ था, उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर जिना को उसके दिमाग से निकालने वाली बात भी दोस्तों वो बताता है। अब दूसरी ओर नाथन सिंडी से फिर पूछता है, क्या सच में चैंग ही मिस्टर के है। वो कहती है हाँ, और उसने मुझे धोखा दे दिया है। नाथन तो दोस्तों शौक में खड़ा रहता है। दूसरी ओर ली से बात करने के बाद एंड्रयू भी एकदम शौक में होता है और जिना के घर आता है। अब वो जान गया है कि ली को जिना के बारे में कुछ याद नहीं है, इसीलिए दोस्तों शायद ये अपना अलग ही प्लान बना रहा है। अरे ये एंड्रयू की बात कर रहा हूँ मैं। अगले सीन में दिखाते हैं ली जिम में वर्कआउट करता है तो सिंडी वहाँ पर आ जाती है। वो तो उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, पर ली ये कहकर चला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिंडी कहती है कि इसको तो मैं अपना असली रूप दिखाकर रहूंगी। तभी असिस्टेंट पूछता है कि मैडम ऐसा कौन सा खतरनाक रूप दिखाने वाली हैं आप। वो कहती है कि मेरा खूबसूरत रूप दिखाकर उसे सिड्यूस करने वाली हूँ मैं। पर मैडम ये तो उन लोगों में से है ही नहीं जो खूबसूरती देखकर आपके कदमों पर गिर जाएगा। हाँ वो भी मैं देख लूंगी। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। चलिए जरा स्विमिंग कर लेते हैं, ये सोचकर ली स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। वहाँ सिंडी स्विमिंग ड्रेस में आती है जिसको देखकर बाकी आदमी उसको देखते रह जाते हैं। सिंडी स्विमिंग करने के बजाय ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा अजीब डांस करती है, पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। सभी भागे चले आ जाते हैं। ली उसके पास आकर उसके ऊपर कपड़ा उड़ता है तो कहती है मेरे पास मत आओ, मुझे शर्म आ रही है अभी। ली कहता है शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें, और ये तो तुम्हें वैसे उस बेहुदा डांस करने से पहले सोचना चाहिए था। कहकर वो सिंडी को उठाकर लेकर जाता है एंड वो भी सोचने लगती है कि कहीं मेरी तेज धड़कन इसको सुनाई तो नहीं दे रही। अगले सीन में वो नेक कॉलर पहनकर ली के पास आती है और कहती है सुनो, एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, सोच लो। मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। हे भगवान ये फिर से आ गई, क्या होगा इसका। ये सोचकर ली कहता है मुझे लगा तुम्हें बचाने के लिए तुम मुझे थैंक यू कहने आई होंगी, लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रही हो। इनकी बातें यहाँ पर खत्म होती है तो दूसरी ओर चेयरमैन घर के अंदर ही चल फिरने की कोशिश करता है। पीए उसको खूब चीयर करता है कि यस बॉस यस यू कैन डू इट, और वो चल नहीं पाता दोस्तों। लेकिन वो कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, तब देखो मैं कैसे चलता हूँ, और शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम मेरी मास एंट्री जरूर देखोगे, तब सबको मुझ पर विश्वास होगा और वो मुझे फिर से चेयरमैन बना देंगे। पर इतने में उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो तुरंत पता लगा लेता है कि वाह लगता है आज मेरी वाइफ ने पज्जुक बनाया है। दोस्तों पज्जुक एक कोरियन स्वीट डिश होती है। इन दोनों के मुंह में पूरी तरह पानी आ जाता है। ये कहता है सर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा चुरा लूं क्या प्लीज। पर चेयरमैन कहता है नहीं नहीं नहीं, पज्जुक नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा, इतना बड़ा आदमी होकर मैं चोरी नहीं कर सकता। पर दोस्तों पीए तो उसको खूब जानता है। वो कहता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ, अगर पकड़ा गया तो कह दूंगा मैं अपने लिए लेकर जा रहा था, आपका नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ मेरे लाल ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अब तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं भी थोड़ा खा लूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह इनकी मजाक चलती है दोस्तों। तो पीए भी चुपके से किचन में जाकर एक बाउल में पज्जुक लेकर चेयरमैन के कमरे में आ जाता है, पर चेयरमैन की वाइफ देख लेती है और उसका पीछा करती है। इसी बीच पीए चेयरमैन को वो डिश दे देता है और कहता है कि सर बड़ा टेस्टी लग रहा है, आप एंजॉय कीजिए बस। चेयरमैन कहता है कि कितनी अच्छी खुशबू है यार, आहा। तुम एक काम करो वो दरवाजा बंद कर दो और देखते रहो कहीं मेरी वाइफ ना आ जाए। फिर दोस्तों वो एक स्पून से डिश निकाल कर मुंह में रखने वाला होता ही है कि उसकी वाइफ आ जाती है, लेकिन पीए तो जबरदस्ती दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर वो अंदर आ ही जाती है। इतने में चेयरमैन स्पून में मुंह डाल देता है, पर लगता है पज्जुक बहुत गर्म है। बेचारा उस तरफ मुड़कर मुंह खोलता है और धुआं निकलने लग जाता है, पर उसकी वाइफ उसे पकड़कर अपनी तरफ मोड़ती है। तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ गई। वो पूछती है एक बात बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है ये। कुछ भी तो नहीं, लेकिन दोस्तों उसके मुंह में लगा पज्जुक उसकी वाइफ को साफ साफ दिखाई देता है। अच्छा तो ये क्या है। देखो हनी मेरी बात सुनो, तुम क्यों बेकार में ये जिद लिए बैठी हो। इस तरह एक ही घर में हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं, तुम सीधे सीधे मुझसे बात क्यों नहीं करते। पर दोस्तों चेयरमैन तो चेयरमैन है, वो अपनी अकड़ छोड़ता है नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। वो भी हंस देती है कि अच्छा वो तो मुझे साफ दिख रहा है कि तुम कौन हो, पेटू कहीं के, मैं भी देखता हूँ कि तुम करते क्या हो। ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ पर इनका थोड़ा कहे तो फैमिली ड्रामा चला। अब चेयरमैन दुविधा में होता है कि इस पज्जू को मैं खाऊं या ना खाऊं। नहीं खाऊंगा तो बेचारा पज्जू बुरा मान जाएगा, इसलिए खा ही लेता हूँ, खाने की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ना। ये कहकर वो बच्चे की तरह पूरा बाउल खाली कर देता है। दूसरी ओर दोस्तों जे पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या सच में आपने उस गुंडे पर केस करने से इनकार कर दिया जिसने आपकी वाइफ को डंडा मारा था। वो दोस्तों थोड़ा ड्रामा करके कहता है हाँ मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला, उसकी एक बूढ़ी माँ है और बेबी बच्चे भी हैं। अगर सोचो मैंने उस पर केस करके उसको अंदर करवा भी दिया तो उसके परिवार का क्या हो गया सोचिए। तो उस आदमी को मुझ पर कोई गुस्सा था और उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। उसे जेल भिजवाने की बजाय ये हमारा फर्ज बनता है कि उसे सुधरने का हम एक मौका जरूर दें। और वैसे भी वो पैसों की खातिर गुंडागर्दी क्यों कर रहा था ये सोचा है कभी। फिलहाल जो सरकार है ना उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। अगर मैं चुनाव जीत गया
तो गरीबों के उत्थान के लिए मैं जिंदगी भर काम करूंगा। वाह भाई इसकी एक्टिंग। दोस्तों दूर से ली ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब जेजे का ड्रामा है बस और कुछ नहीं। ली भी सोच लेता है कि हमें जल्दी उसके ऊपर कांटे लगाने होंगे, मतलब दोस्तों उसको रोकना होगा। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू और जिना कार में होते हैं। वो जिना को एक जगह ड्रॉप करके कहता है तुम जॉन से मिल लो, मैं बाद में तुमसे मिल लूंगा। जिना वेट कर रही होती है और तभी सड़क के ऊपर ली की कार आती है। वो उतरकर उस तरफ मुड़कर फोन पर बात करता है और पीछे से भी जिना शायद ली को पहचान गई थी दोस्तों। उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल ली जैसा है और तब ली मुड़ता है और उसे देखकर जिना एकदम चौंक कर खड़ी रहती है। इतने में ली वहाँ से जाने ही लग जाता है तो जिना जल्दी से रोड को क्रॉस करने लगती है। गाड़ियाँ तेजी से आती जाती हैं तो वो घबरा कर रुक जाती है और ली इस तरह मिस हो जाता है। जिना बहुत देर वहाँ पर ली का इंतजार करती है। उसे कई कॉल्स आते हैं लेकिन वो एक भी कॉल नहीं उठाती और शाम तक वहीं पर खड़ी रहती है कि ली यहीं कहीं होगा, यहाँ वापस जरूर आएगा। बारिश होने लग जाती है लेकिन जिना उस जगह से नहीं हिलती। तब ली वापस अपनी कार में वहाँ पर आता है एंड वो कंफ्यूज होता है कि ये लड़की बारिश में भीगती हुई किसका इंतजार कर रही है। खैर अपने को क्या, ये सोचकर वो निकलने लगता है कि जिना अचानक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है क्योंकि वो बहुत देर से बारिश में खड़ी थी। ली तुरंत गाड़ी रोकने को कहता है और जाकर जिना को उठाने लगता है। एक पल के लिए जिना आंखें खोलती है और देख लेती है कि ली उसको लेने आया है। अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो जाती है। ली तो जिना के बारे में कुछ नहीं जानता और वो उसको उठाकर चलने लगता है। यहाँ पर होता है दोस्तों पार्ट 30 का दी एंड। जिना को तो पता चल चुका है कि ली जिंदा है, तो अब क्या होगा? क्या जेजे की नई स्ट्रेटेजी काम आएगी? क्या एंड्रयू जिना को ली से छुपा कर रखेगा या नहीं? चलिए देखते हैं इसका मजा अगले पार्ट में। बाकी आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।